मेरा भाई मुझे कह रहा था पानी का अभी नहीं दिया। अरे अभी कुछ बात को बहुत इजी अलग से बढ़िया बना रहा है। आई इजी तो हाँ ये पढ़ा रहा बहुत बढ़िया ये तो अरे हम बोले थे चीन वो Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. हाँ भाई, क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electro. इलेक्ट्रो तो चल ही रही, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? केमिस्ट्री से कुछ डाउट्स थे अच्छी अच्छी बातें करो, क्या है ये सब? सर, कुछ डाउट्स। सर, आपने पीडीएफ अपलोड नहीं करा भाई लास्ट। हाँ यार, अभी अभी क्लास के बाद कर दूंगा। कल यहाँ से रात में 8 साढ़े 8 सर? बजे। हाँ सर, आपने कल बताया था लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो क्या करें? तो सर मैं कह रहा था कि सर आपने कहा था कि उनके बीच में भी ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, उनके वो सेपरेशन जो टोटल ईएमएफ है उसका अपोज करता है। तो सर हाँ, अगर हम दो अलग अलग कंटेनर ले तो उसमें तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो क्रिएट ही रहेगा। हाँ, ये वाली बात जो है ना, मेरे दिमाग में कई बार आती है, लेकिन मैंने कल भी इसका जवाब दिया था। सेल कितना बड़ा होता है? तो जब सेल छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही आएगा, चाहे वो कम आए चाहे ज्यादा आए। और अगर आएगा तो फिर वो एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करेगा ही करेगा। देखो, ये सब चीजें वो नहीं है जो मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो तुम ऐसे मत सोचो कि मैंने अपनी मन से कोई लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाला है। ये है, और अगर है तो लोगों ने वो सब सोच लिया है जो तुम सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अकलमंद है तो हम कुछ ऐसा सोच लेंगे आज से ये हो जाएगा कि अरे यार, पीयूष ने जो एक नई रिसर्च की है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं भी हो सकता। ये सब सोच लिया गया है, हमारे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है इन सब बेकार की बातों में। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है जो एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है। वो तब नहीं होगा जब दोनों कंपार्टमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ना बने। उसके लिए आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा, और वो सॉल्ट दोनों कंपार्टमेंट्स को न्यूट्रलाइज करता रहेगा ताकि जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ना हो। ये सीधा सा, इसमें तुम पता नहीं क्यों तुम अकल क्यों लगा रहे हो सब लोग। तो तुम ये क्यों प्रूव करना चाह रहे हो कि सर एलएलजेपी नहीं भी होता, अगर ऐसा होता तो ना होता, ऐसा होता तो होता। इस चक्कर में क्यों पड़े हो? वो है सर। और उसका ये रीजन है, और उसको अपोज कर, उसको कम करने का सॉल्ट ब्रिज एक रास्ता है। बस ये है, इसमें हम कुछ अकल थोड़ी ना लगा सकते हैं। सर एक ऑर्गेनिक से एक चीज पूछनी थी। हाँ, ये वाले होते हैं रिएजेंट्स मेटल और अल्काइल ग्रुप्स वाले, जैसे डाई मिथाइल कॉपर। हाँ, ये सब आर माइनस सब आर माइनस देते हैं। R2CuLi जैसे 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन हम पढ़ेंगे जब, या थोड़ा सा हो सकता है तुमने पढ़ा हो, तो जैसे RLi होता है, ग्रिग्नार्ड जैसे ग्रिग्नार्ड बिहेव करता है, यस सर, उसी तरह से ये लोग भी बिहेव करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जैसे RLi है तो RLi का जो R माइनस है बड़ा इंटेंस है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव कर सकता होगा। ऐसी R2CuLi जो तुम्हें याद होगा गिलमन्स रिएजेंट है जो कोरे हाउस सिंथेसिस में बनता था, वो कमजोर R माइनस है, वो वीक बेस की तरह बिहेव करता है। जो ग्रिग्नार्ड का R माइनस होता है वो बीच का आदमी होता है, वो अच्छा भी है वो खराब भी है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी अल्काइल मेटल हैं
वो सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो R माइनस है, और वो R माइनस एज अ बेस भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि क्या माहौल बना हुआ है, बस ये। सर जैसे मतलब कॉपर डाइमिथाइल कॉपर है जैसे, हाँ, तो डाइमिथाइल इसमें कॉपर। दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, हाँ, अटैच तो सिर्फ एक ही होता है। एक, क्योंकि CH3 माइनस ही जुड़ेगा ना जब भी अटैक, ओके जैसे R2CuLi भी है, R2CuLi जैसे गिलमेन था, उसमें भी जुड़ता तो R माइनस ही था ना। तो चाहे वो कैसा भी हो, एल्काइल ग्रुप एक ही होगा, R जाके जुड़ेगा, वो दो नहीं है कोई। ओके सर, ठीक है, हाँ। बस ये एक लाइन पढ़ी मैंने, हम्म। उसके अंदर लिखा था अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबो रखे तो उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए होता। हाँ, ऑब्वियस है, जब एक ही के अंदर पड़े हुए हैं तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत कैसे पड़ेगी? वो तो कनेक्शन बना हुआ है, और उनके जो कैटायंस एनायंस एक्सेस में है वो आपस में ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो सर फिर हमने वो सेल बनाया ही क्यों, सॉल्ट ब्रिज वाला फिर? नहीं, लेकिन ऐसे सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको कंसंट्रेशन सेल्स कहा जाता है, और उन कंसंट्रेशन सेल्स के जो E0 वैल्यूज होते हैं वो 0 होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने, देखो तुम लोग फिर पता नहीं किस डायरेक्शन में सोचते हो, हम समझ नहीं पाते हैं। नहीं सर, मेरा मतलब इसका कोई ड्रॉबैक भी है इस सेल का जो मैं बता रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ड्रॉबैक कुछ नहीं है, ये कंसंट्रेशन सेल्स हैं, जनरली बनाए भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम लेना पड़ता है। अब जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम लोगे तो E0 वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 निकल के आएगी, हम बात कर लेंगे अभी, है ना। और उसके बाद जब उसका EMF निकल के आएगा तो कुछ वैल्यू आएगी। अब हो सकता है तुम्हें ज्यादा EMF चाहिए हो या कम EMF चाहिए हो, तो उसके लिए आपको फिर सेम कंसंट्रेशन सेम इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं करने चाहिए, आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज करने चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप EMF जनरेट कर सके। बात समझ रहे हो? तो वो उसके लिए आपको गैल्वेनिक सेल बनाना ही पड़ेगा, ऐसा सेल जिसमें एक मेटल अपने सॉल्ट सोल्यूशन में और दूसरा मेटल अपने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है। उसको एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करने के लिए डिप करना जरूरी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा सेल कंसंट्रेशन सेल होगा जिसका E0 0 होगा। हम अभी देखते हैं E0 के बारे में। सर हाँ, सर जो एमपीवी रिएक्शन होती है वो किस काम आती है? MPV, मियरविन पॉन्डोर्फ वर्ले, वो एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, और ये एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपेनॉल बोला जाता है। और ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ यही काम करता है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करना, और वो कुछ नहीं करता। तुम कहोगे सर ये क्या खास बात है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम तो NaBH4 का भी होता है, LaLH का भी होता है, H2 निकल का भी होता है, सर B2S6 का भी होता है, ये सारे एक ही काम तो करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अल्कोहल में। तो ये कौन से कमाल आपने कर दिया, मियरविन पॉन्डोर्फ वर्ले, अजीब रिएक्शन, MPV रिडक्शन की बात कर रहे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो लोग आपने जिसका नाम लिया वो और भी बहुत कुछ करते हैं, ये सिर्फ यही करता है। ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल में रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब जिसकी तुम बात कर रहे हो, MPV रिडक्शन जिसका तुम नाम ले रहे हो, वो कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया, अब RCHO या कीटोन कुछ भी ले लिया, और इसको आपने रिड्यूस करवाया एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, पता नहीं क्या फॉर्मूला बनेगा, नाम ही लिख देते हैं फिर बाद में देखेंगे फॉर्मूला। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपेनॉल, इन आइसोप्रोपेनॉल। तो ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस एल्डिहाइड को सिंपली रिड्यूस कर देता, और इस रिडक्शन का काम बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं पता ही, एल्डिहाइड को कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करने का बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। यानी अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इसी को रिड्यूस करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा है, नाइट्रो ग्रुप भी लगा है, और ये भी लगा है, वो भी लगा है, और आप चाह रहे हैं सिर्फ एल्डिहाइड से बातचीत करना, तो ऐसे में आप एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आइसोप्रोपेनॉल के अंदर डालिए, इसे MPV रिडक्शन का नाम दिया जाता है। दिस इज MPV, मियरविन पॉन्डोर्फ वर्ले। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर करना चाहिए हमें। अगर तुमने रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ लिए हैं तो हो सकता है तुमने इसको डिस्कस कर लिया हो, अदरवाइज एल्डिहाइड कीटोन में मैं इसको एक बार और डिस्कस करूंगा। ये जो एल्युमिनियम आइसो, कर चुके हो इसको? नहीं सर, नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर बात करता हूँ, तो जब करना होगा तब करेंगे। यस सर ऑर्गेनिक से एक डाउट और था। क्या चीज? सर एक डाउट और था कि अगर मैं RMgX को अगर HCN के साथ अगर रिएक्ट कराता हूँ तो एल्केन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा? नहीं, HCN के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी तुम्हें। जो HCN है बड़ा ही वीक एसिड होता है, बड़ा कमजोर एसिड, तो अगर आप HCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, वरना एल्डिहाइड नहीं बनेगा। स्टीफेंस रिएक्शन जो होती है, ये समझ लो ना। तो RMgX की रिएक्शन अगर HCN के साथ कराते हो तो HCN एक वीक एसिड है,
और वो बहुत वीक एसिड है, तो आप ये उम्मीद कम करिए कि वो H को खींच पा रहा है। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि साइनाइड कार्बन पर अटैक होके C डबल बॉन्ड N बने, जिसकी हाइड्रोलिसिस आपको एल्डिहाइड दे, इसके चांसेस ज्यादा है। किसी और एसिड से रिएक्ट करते, अगर किसी और एसिड से रिएक्ट करते तो ग्रिग्नार्ड H को लेकर एल्केन बना देते। ग्रिग्नार्ड है वो HCN के रिएक्ट करके एक एल्केन बना देता है। हाँ बिल्कुल, कोई किसी भी अच्छे एसिड को लेके आइए, आप मस्त एकदम खत से H खींच लेंगे। और वैसे भी ग्रिग्नार्ड जो होता है वो तुम्हें पता ही है नॉन पोलर मीडियम में पाया जाता है, और HCN के साथ जब रिएक्शन कर रहे हो नॉन पोलर मीडियम में तो HCN डिसोसिएट भी नहीं करेगा। भाई एसिड एसिड कब है? एसिड एसिड तभी तो है जब वो पोलर मीडियम में डिसोसिएट कर रहा हो। तो इसका मतलब चांसेस वैसे भी HCN से H के निकलने के कम थे, ऐसे में वैसे भी नहीं निकलेगा, तो चांसेस एल्डिहाइड के बनने के बढ़ जाएंगे। ठीक है आगे बढ़े भाई। सर एक डाउट था बायोमॉलिक्यूल से। हैं? एक डाउट था बायोमॉलिक्यूल से, पूछ सकते हैं? हाँ पूछो सर यार। अभी लेकिन बायोमॉलिक्यूल का डाउट अभी करने का समझदारी नहीं लगती, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स के ज्यादातर जो डाउट्स हैं वो सब एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड से रिलेटेड है और अमीन से रिलेटेड है। ये तीनों ही चैप्टर तुमने अभी पढ़े नहीं, तो मेरा तो सजेशन ये है कि पहले ये तीनों चैप्टर कर लेंगे, तब तुम देखना तुम्हारे कई डाउट्स तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो अभी 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 रहने दो, अभी मत करो, क्योंकि तुमने देखा होगा बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जनरली कार्बोहाइड्रेट्स या अमीनो एसिड्स जो है हमारे, तो उनके नाम में ही लग रहा है कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, तो वो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। एल्डिहाइड कीटोन तो हमने पढ़ा नहीं है। और अमीनो एसिड जनरली ऐसे कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी, वो भी तुमने नहीं करा। तो एक बार ये तीनों चैप्टर कर लोगे तब हो सकता है बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना? हाँ सर जब ईथर पे मतलब ईथर्स पे RMGX की रिएक्शन कराते हैं तो सर उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ डाउट था बाय प्रोडक्ट्स में। क्या सर ईस्टर की RMGX के साथ में एस्टर की RMGX से कह रहे हो? यस सर। हाँ तो ये तो ठीक है। फर्स्ट स्टेप SN2PH, सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर RMGX एक्सेस में लिया गया है तो अल्कोहल तक लेके जाएगा, टर्शरी अल्कोहल तक। सर इसमें एक बाय प्रोडक्ट में डाउट था। क्या बाई प्रोडक्ट क्या है यार इसका? सर जो मतलब जो अपना दूसरा वाला OR है, हाँ जो अलग होता है, हाँ, तो सर उसमें मॉड्यूल में कुछ और दे रखा है। वो दे रखा है कि ORMGX के साथ में अलग हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है? सर वो ऊपर वाले O से MGX वहां से निकल के नीचे वाले के पास में कैसे आ रहा है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हम समझ ही नहीं पा रहे। बट एक एस्टर लेके आओ, RC डबल बॉन्ड OR' और इसकी रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड के साथ। चलो ग्रिग्नार्ड का नाम ही लिख लेते हैं, CH3MgI ऐसे ले लेते हैं। अब ये एक्सिस में है तो क्या होगा? पहला स्टेप यही होगा कि ये जो माइनस है वो एज ए यहां पर अटैक करेगा। अब तुम्हें याद होगा ये मैंने बताया था, एसिड्स के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्राहेड्रन मैकेनिज्म शो करते हैं, SN2TH। तो SN2TH में सबसे पहले क्या आ जाएगा? RC, ऊपर आ जाएगा O-, इधर आ जाएगा कौन जुड़ा? CH3, और इधर आ गया OR'। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये अंदर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। या कुछ छूट गया क्या? O- R, ठीक है, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCH3। ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। अब ये जो OR- बाहर निकल रहा है, यही OR- तो Mg के साथ जुड़ेगा ना, यानी ROMgBr, ये MgI, ये तो जुड़ेगा ही ना। अब जो ये कीटोन तैयार हो रहा है वो फिर से ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा, CH3MgI। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब ये न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो जाएगा, RCO- MgI। एक CH3 आ चुका है, एक CH3 और आ जाएगा। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये जाके जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा RCOH, इधर CH3 आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा, और साथ में ये पानी के साथ MgOHI, ये अलग हो जाएगा। सर हाँ सर यहाँ पे अपन ने O के साथ में MgX नहीं लिखा है क्योंकि वो आयन के फॉर्म में अलग हो रखा होगा। हाँ, मतलब आप लिखना चाहे लिख दीजिए ना, O- MgX ऐसे, इसमें कोई बुराई तो नहीं, ये लिख दीजिए, सही है। लेकिन जब ये वापस पाई बॉन्ड बनाएगा तब तो ये हटेगा ना यहाँ से। जब ये हटेगा तो इसी OR के साथ चला जाएगा, बस खत्म। तो जो पहला स्टेप आपने लिखा है, ये पहला स्टेप SN2TH है, यानी ये जो पहला स्टेप है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्राहेड्रन मैकेनिज्म है, SN2TH। और बाद में जब ये न्यूक्लियोफाइल दोबारा जुड़ रहा है तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स
के पास लीविंग ग्रुप नहीं है कि ये आए और किसी को भेज दे, ये सिर्फ आ सकता है, किसी को भेज नहीं सकता है, तो दिस इज ओनली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। लेकिन अगर एसिड का डेरिवेटिव है तो उसके पास लीविंग ग्रुप है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो दिस इज SN2TH एंड दैट इज ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यही कहा जाता है कि जब भी एस्टर्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करते हैं एक्सेस में तो वो टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लगती है? ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड एसिड्स के साथ सॉरी अब एस्टर्स ग्रिग्नार्ड एक्सेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करेंगे। सही लग रहा है ये स्टेटमेंट? है सर अभी हम कैसे बताएं, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या हो सकता है सर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो शायद कुछ और होता हो। नहीं, चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। H हुआ वहां पे तो नहीं होगा, तो टर्शियरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी बन जाएगा। ये ऐसे जैसे ले लो, अब अगर ये एक्सेस में ले रखा है, ये यहाँ अटैक करेगा, मतलब डायरेक्ट लिख रहा है, ये टूट जाएगा, ये आ जाएगा आपका O और यहां आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा आपका OMGX। फिर क्या होगा? फिर ये न्यूक्लियोफाइल फिर से आएगा, अब तो अभी तो SN2TH हुई, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहां आ जाएगा OMGX और इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा OMGX। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऊपर भी H आ जाएगा और नीचे भी H आ जाएगा, तो टर्शरी अल्कोहल तो बन ही रहा है। देखिए यहां पर भी देखा जाए तो ये टर्शरी अल्कोहल तो बना ही है। अभी एक बच्चा हाँ कुछ बता रहा था, उसका आंसर सही था। हाँ सर, वो मैं कह रहा था कि अगर एक साइड अगर H हुआ हाँ तो बिल्कुल दूसरे वो तो फिर सेकेंडरी बन जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एस्टर जो ले रहे थे, उस एस्टर की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन जब आप कराते हैं तो जनरली बोला यही जाता है कि ग्रिग्नार्ड अगर एक्सेस में है तो पहला स्टेप SN2TH करवा देता है और जब और आगे चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देता है और जनरली अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री बनता है। ऐसा ऐसा बोलते तो यही, लेकिन ये सिर्फ एक केस में ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास जो एस्टर है वो मेथेनोएट है, मेथेनोएट मतलब एक ऐसा एस्टर जो इस टाइप का, मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम आगे क्या लगे हो, तुम आगे कुछ लगे हो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, क्योंकि तुम्हें तो जाना ही है बाहर, मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर इस कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, क्या ये एस्टर है? Yes, है ये एस्टर है सर। दिस इज एल्काइल, सपोज दिस इज R, सो दिस इज एल्काइल मेथेनोएट, ये एल्काइल मेथेनोएट है सर, एल्काइल मेथेनोएट। और मेथेनोएट अगर आप हैं तो सर एक चीज कंफर्म है, एक हाइड्रोजन मैंने लगा रखी है। अब आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे तो एक कार्बन मैं दे दूंगा ग्रिग्नार्ड वाला, ठीक है? एक्सेस में है तो एक और दे दूंगा, बताओ ठीक है? यस सर। लेकिन फिर भी 1 2 और 1 तो हाइड्रोजन रहेगी ना, यहां OH आ जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन तो रहेगी, तो ऐसे में ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यही अकेला आदमी होगा जो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सही कह रहे थे, यानी ये कंफर्म है सर, जनरली एस्टर्स एक्सेस ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल बनाते होंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर अगर कोई मेथेनोएट टाइप का एस्टर है, मेथेनोएट टाइप का एस्टर, तो मेथेनोएट टाइप का एस्टर ग्रिग्नार्ड की जो IUPAC होती है, सॉरी एस्टर्स की जो IUPAC होती है वो एल्काइल एल्केनोएट होती है। तो अगर वो एल्काइल कुछ भी हो, मुझे एल्काइल से मतलब नहीं है, लेकिन जो एल्केनोएट वाला पार्ट है, अगर वो एक कार्बन वाला पार्ट है, तो जो मेथेनोएट टाइप के आदमी है वो एक्सेस ग्रिग्नार्ड से उसी तरह से रिएक्ट करते जैसे करना चाहिए। पहले SN2TH करेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, लेकिन फाइनल हाइड्रोलिसिस के बाद 3 डिग्री नहीं, सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल बनाए। और वो तुम एक बार बना के देखो, तुम अपने आप मेरे ख्याल से समझ भी रहोगे तुम कि कैसे बनेगा। सर एक्सेप्शनल बिहेवियर जो होता है ग्रिग्नार्ड का, सर वो सिर्फ कीटोन के लिए होता है ना? हाँ, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स का तो मतलब ही नहीं बनता। वो भी कौन से कीटोन्स? जो बल्कि कीटोन्स होते हैं। यस सर। ये वाली बात समझ में आ रही है कि इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराओगे तो एक H क्योंकि ऑलरेडी लगा है, इसलिए आपको 2 कार्बन तो आते हुए नजर आते हैं ग्रिग्नार्ड से, लेकिन जो एक H लगा है वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल बना के देगा, टर्शरी नहीं। ये आ रहा है समझ में बात? यस सर। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। हटा दें इसको। यस सर। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते थे।
चलिए अब क्या कह रहे हो बेटा? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, इलेक्ट्रो पे आ जाते हैं। अब लास्ट क्लास में जो बात हुई थी हमारी, वो बात हुई थी, हम एक गैल्वेनिक सेल बना रहे थे जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड्स ले रखे थे और आपने ये डिसाइड किया था कि भाई इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उधर से गिरेंगे। और ये कौन डिसाइड करता है? ये दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड कहता है कि भाई ऐसा है, मैंने सुना है कि मेरा सोल्यूशन प्रेशर जो है वो आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग, और दूसरा वाला कहता है मैंने सुना है कि मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो वो दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और कहते हैं भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका सोल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग है तो आप एनोड बन जाएंगे, और दूसरा वाला कह रहा है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेटिंग है तो मैं कैथोड बन जाऊंगा। और जब एनोड कैथोड, ऐसी असेंबली जिसमें एनोड उसको कहा जाता था जो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स था, और कैथोड उसे कहा जाता था जहां इलेक्ट्रॉन्स आते थे। तो ऐसे में सर ये जो असेंबली आपने तैयार की है ये बढ़िया असेंबली सेल की तरह बिहेव करेगी। उसमें दिक्कत सिर्फ ये आ रही थी कि इस असेंबली में बहुत जल्दी तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर, और उन तकलीफों को दूर करने के लिए मुझे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज के कुछ फायदे थे जिसमें बताया गया था। सॉल्ट ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो एक तो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ दोनों कंपार्टमेंट्स के दर्द को एक साथ दूर करने की और जल्दी दूर करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने की भी कोशिश कर रहा है। उसमें एक चीज का ध्यान रखना था, सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज करने वाला सॉल्ट सबसे बढ़िया KCl माना जाता है, क्योंकि KCl वो सॉल्ट है जिसके K+ और Cl- का ट्रांसपोर्ट नंबर, उनकी मोबिलिटी, उनका दौड़ भाग सब कुछ बराबर, स्पीड, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर सब बराबर। इसलिए सर KCl मस्त आदमी। लेकिन KCl का इस्तेमाल उन जगहों पर ना करिएगा जहां पर किसी भी कंपार्टमेंट में आपको Ag+ जैसा आयन दिखाई दे रहा हो, Hg22+ आयन जैसा आयन दिखाई दे रहा हो जिसको मर्क्यूरस आयन कहा जाता है, या मर्क्यूरिक आयन दिख रहा हो, या थैलियम आयन दिख रहा हो, या लेड आयन दिख रहा हो। ये वो 4-5 आयन हैं जिनकी दिक्कत ये है कि इनको जब भी क्लोरीन के साथ देखते हैं आप, ये फट से क्लोरीन के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि इनसे बने सॉल्ट का जो KSP वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। और तुम सब जानते हो जिस सॉल्ट का KSP कम होता है उसके पत्थर बनने के या प्रेसिपिटेट बनने की संभावनाएं ज्यादा होती। तो जैसे ही वो Cl कंपार्टमेंट में आएगा, Ag पकड़ लेगा। अब Ag उसके बनते ही वो पत्थर बन जाएगा। अब पत्थर बनेगा और जमीन में गिर गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसी जो हमारी वो सॉल्ट ब्रिज की जो ट्यूब है, उस ट्यूब के मुंह पर अगर जमने लग गया वो पत्थर, समझ रहे हो ना बात को, तो अगर वो उस मुंह पर जमने लग गया तो उसको चोक कर देगा। चोक करने का पर्पस खेल ही आपका खत्म हो जाए, मतलब जो पर्पस था सॉल्ट ब्रिज का वो खत्म हो जाए। तो इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए जिसमें किसी भी एक कंपार्टमेंट में आपको Ag+ या Hg22+ या Hg2+ या Tl+ या Lead2+ पड़ा हुआ मिले, तो आप समझिएगा कि भाई देखिए KCl का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये अब आपकी मजबूरी है। आप अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करिए, हालांकि ये इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अब आप मजबूरी में इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करें। फिर ये बात निकल के आई थी जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा, वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि कैटायनिक एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों कंपार्टमेंट में बढ़ने लगती है तो उनके जंक्शन पर एक डबल लेयर क्रिएट होती है, और उस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल आता है जो एक्सटर्नल EMF को अपोज करता है, और इस वजह से हमारा सेल जितना वर्क कर सकता है उतना वर्क नहीं कर पाता। तो हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है वो भी इसका फायदा इसको कम करता है। कैसे? सॉल्ट ब्रिज जब हम लगाते हैं तो कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट में जो एक्सेस कैटायनिक एनायनिक चार्ज डेवलप हो रहा है वो उसको न्यूट्रलाइज करता जाता है ऊपर से सॉल्ट को भेजकर, जिसकी वजह से कैटायनिक एनायनिक कॉन्सेंट्रेशंस न्यूट्रलाइज होती रहती हैं और उस जंक्शन पर डबल लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सटर्नल EMF जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता। बताओ यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर KSP वैल्यू क्या होता है? फिर पूछ रहे हैं ये कौन आदमी आया है भाई, ये KSP वैल्यू कौन होता है? नाम बताओ बेटा। सर अभिनव। कहाँ मिलते हो? मतलब कहाँ पढ़ते हो? सर नोएडा सेंटर। नोएडा सेंटर में। KSP क्या होता है? अबे तुमने 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है? नहीं सर। अबे नहीं सर। तो फिर तुम्हें क्या बताएंगे? तुमने आयनिक नहीं पढ़ा, तुम 11th पास, तुम किस क्लास में तुम लोग? 12th। ये कौन सा स्कूल है बिना 11th के 12th भेज देता है? सर मतलब आयोनिक सिलेबस में नहीं था। अच्छा आयनिक्स मतलब कटवा दिया है सर। हाँ सर, हमारे में भी हुआ था ऐसे। हमारे तो आयनिक से ही भर के पेपर आया था। नहीं यार, तुम लोग कौन से कक्षा में, कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? सर मैं तो महर्षि विद्या मंदिर में। अरे तो फिर तो ऑल द बेस्ट, और क्या बोले है? नहीं यार, आयनिक इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे नहीं पता कि क्यों कटवाया गया, क्या रीजन था।
मैं नहीं जानता, बट आयनिक इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं तुम्हारे मैम को नहीं आता होगा इसलिए उन्होंने कटवा दिया होगा। तो हमें लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम तो आना चाहिए था, मतलब सिलेबस में होना चाहिए था, और मैम ने भी शायद इसलिए, सर ने भी इसलिए हटवा दिया होगा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो सर ने सोचा होगा कि उसको हटा के कोई और चैप्टर डाल दिया जाए। तो पता नहीं, बट आयनिक आना जरूरी है, बिकॉज यार अभी हम जब इलेक्ट्रो भी कर रहे होंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा उसका टर्म उसका आएगा फ्लेवर, है ना, तो दिक्कत आएगी उसमें थोड़ी सी, और वो फ्लेवर और वो दिक्कत सबको आएगी, मतलब उन तक लोगों को आएगी जिन्होंने आयनिक पढ़ा हुआ है, मतलब उन तक लोगों को भी आएगा जिनको आयनिक मैंने कराया है, उनको भी दिक्कत आएगी, बिकॉज हम उस इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस लेवल तक की डिस्कशन करना चाहते हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम का एक अच्छा लेवल था, ताकि हमें आगे जेईई में आने वाले सवालों को देखते वक्त दिक्कत ना आए। तो इसलिए आज तुम सब लोगों को ये बोल देता हूँ, आज मैं शायद वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है मुझे, लेकिन तुम सब लोगों को मैं बोल देता हूँ, जिन लोगों ने आयनिक पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, किसी से भी पढ़ा हो, वो अगली क्लास में आयनिक को एक बार रिवाइज कर लें, एक लेवल रिवाइज करके आए कि बफर सॉल्यूशंस की पीएच कैसे निकलती है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की पीएच कैसे निकलती है, एनायनिक सिंपल फॉर्मूले वगैरह, और हल्का सा एक रिवीजन, ताकि जो हम करना चाह रहे हैं वो कर पाए, है ना। तो सारे लोग जो है जिन्होंने करा था वो एक बार रिवाइज जरूर कर लें। आज वहां तक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ठीक है, बट आप कल छुट्टी आ जाएगी तो कोशिश करके थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम निकाल के उसको अपने हिसाब से रिवाइज कर ले, ठीक है ना। तो अब भाई आप कुछ कह नहीं सकते यार दोस्त, फिर कैसे करेंगे। तुम सोनाली यादव बोल रहे हो? नहीं, सोनाली यादव नहीं, सोनाली नहीं, अभिनव बोल रहा था। तो अभिनव यार, अब देखो इसका कुछ कैसे किया जाएगा यार, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा। सर मेरा तो पेपर ही परसों से है, तो मैं फिर कैसे करूं? तुम्हारा पेपर क्या है सर? 14 को है केमिस्ट्री का। तो क्या करें, किस चीज का, आयनिक का? हाँ सर, मतलब फिर इसको मैं कैसे करूँ? अभी आप कह रहे हो ना आयनिक पढ़ना जरूरी है। नहीं, तुम कुछ मत पढ़ो बेटा, अभी तुम अपना पेपर पढ़ दो। पेपर में पास होने लायक जुगाड़ हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, उतना तो हो रहा है। हाँ तो बस बहुत है, पास हो जाओ तुम, तब बात करेंगे तुमसे। हाँ, जैसे कुछ चैप्टर्स हमारे 11th में हो नहीं पाए थे, तो वो 12th के बाद हमारे हो जाएंगे, मतलब आप शॉर्ट में। मैं करा दूंगा। कौन से चैप्टर थे, एक आध नाम बताओ। सर जैसे कि मेरा भी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं हो रखा है। तो इसके अलावा आयनिक मुझे लग रहा है काफी लोगों का नहीं हुआ, तो आयनिक में 2-3 क्लासेस लगा देंगे एक बार, है ना। हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं हुआ था हमारा। हाइड्रोकार्बन ठीक है, तो मतलब ठीक है, मतलब हम इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास बाद में टाइम काफी रहेगा उसके बाद, तो हम हाँ कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसको हम उस टाइम पे कवर कर लेंगे, है ना। तो लोड मत लो, हो जाएगा। तो अभी जो चल रहा है पहले उसको कर सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर निकिता का भी 14 को है। निकिता ऑल द बेस्ट बेटा, कुछ जुगाड़ लगाओ, किसी तरह से पास हो जाए, है ना। ओके सर। हाँ, तो बहरहाल, तो अब हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं। दूसरा पोर्शन क्या है कि चलिए ये तैयार हो गया, हमारा सेल कैसा है और सब समझ में आ रहा है, सेल वेल क्या बनाना था, सब बना लिया हमने। यार तुम लोगों ने फिर वीडियो ऑफ कर दिया, आज फिर किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। आज तो किसी की भी नहीं दिख रही है, ये आगरा वाले भी इतना छोटे छोटे दिख रहा है। ये देखिए, अब दिखा है अभिनव, तुमने अगर अपनी शक्ल दिखा दी होती, तुम्हारा दर्द हम अलग तरह से समझ पाते। अरे देखिए, ऋषभ दिख गया, कितना गोलमोल, वाह। चलिए, तो अब इसी में जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि सेल हमारा, चलिए मान लीजिए सेल हमारा तैयार हो गया है ना, सेल हमने बना लिया। अब सेल बनाने के बाद क्या करना है, तो उस सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है। तो अब हम इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो अब बनाने वालों ने बनाया तो हम उसी को सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं जब भी आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करें तो उसमें जो है 2-4 बातों का ख्याल रखें। अब इनको जितना किताबों में लिखा जाता है वो लिख दिया इन्होंने, हमें तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको हटा ही देते हैं, हम अपने हिसाब से बात करते हैं। सेल का जब भी रिप्रेजेंटेशन करा जाता है तो उसमें इन 2-3 बातों का खास ख्याल रखा है। ये गलत नहीं लिखा है, तुम्हें हम ये दे देंगे, तुम इसमें से देख लेना, लेकिन हमें लगता है जो और कुछ बोलना चाहिए इसमें हमें। तो मैं इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, वो ये है कि जब भी हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सेल रिप्रेजेंटेशन में मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले उस सेल रिप्रेजेंटेशन में एक डबल लाइन दिखाई देती है, डबल वर्टिकल लाइन है। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है वो सेल रिप्रेजेंटेशन में ये शो करती है कि ये मेरा सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज,
ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। चलिए मैंने कहा चलिए अब जिसने भी बनाया होगा मान लेते हैं ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक। अब इस डबल लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो राइट साइड का कंपार्टमेंट है उसको कैथोड कहते हैं, यानी राइट साइड में हमेशा कैथोड को लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड को लिखा जाएगा। चलिए ये बात भी समझ में आती है। अच्छा, अब इतनी बात को अगर हम ध्यान से रखें तो अब और क्या क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि इसके एक्सट्रीम राइट साइड में इस सेल का ई नॉट लिखा जाता है। कैसे निकाला जाएगा अभी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इस सेल का जो भी ई नॉट वैल्यू होगा, जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा। कैसे निकालते हैं वो अभी हम देख लेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये इतनी बात हो गई। अब उसने कहा ये बताइए, ये जो आप एनोड कैथोड लिख रहे हैं ये क्या बला है, ये कैसे लिखते हैं एनोड कैथोड? तो उसने कहा ये बताइए आप सेल कौन सा लेके आए। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुम समझना। ये मेरा एक कंपार्टमेंट है, ये मेरा एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में मैंने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर रखा है, दैट इज जिंक +2, जो कल हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था। और साथ में यहां पर कॉपर की रॉड को कॉपर के सोल्यूशन में डिप कर रखा है, दिस इज कॉपर +2। अब ये जो जिंक +2 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज C1 मोलर है, और यहां कॉपर +2 है, इसकी कंसेंट्रेशन सपोज C2 मोलर है। इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट कर देंगे, बीच में टॉर्च लगा देंगे, बढ़िया आपका टॉर्च जलेगा। और जहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो का सवाल है, तुम सब जानते हो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इस तरह से करंट फ्लो करेंगे। बताओ ठीक कह रहे हैं? यस सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। जैसा आपने बनाया है मुझे देख के कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसा आपने बनाया मुझे इतना समझ में आ रहा है सर कि जैसा आपने बनाया है इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो रहा है। और आपने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां से होता है वो एनोड होता है, क्योंकि एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड वाला कंपार्टमेंट में वो एनोड है और जो राइट हैंड वाला कंपार्टमेंट वो कैथोड। क्लियर? यस सर। ये तुम इसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना भाई, कई बार एरो से कंफ्यूजन हो जाता है। ये देख लेना एरो के ऊपर क्या लिखा है। अगर एरो के ऊपर करंट लिखा है तो समझ जाना मामला उल्टा है। और हमने करंट के बारे में मैंने कोई बात नहीं की है, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात की है कि एक ऐसी असेंबली जो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और जहां से निकलकर बाहर आते हैं, वो असेंबली एनोड के नाम से जानी जाती है। उस एनोड को नेगेटिव पोलैरिटी का सब्सटेंस समझा जाता है, और उस नेगेटिव पोलैरिटी वाले आदमी से जब आगे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जहां वो घुसते हैं उस असेंबली को कैथोड का नाम दे दिया जाता है। ये हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, करंट का कहीं हम नाम ही नहीं ले रहे। तुम करंट का अपने हिसाब से समझ लेना, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मुझे दिखा दिया तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरा जिंक वाला जो कंपार्टमेंट है वो कैथोड है, सॉरी एनोड है, और जो कैथोड कॉपर वाला कंपार्टमेंट है वो हमारा कैथोड। ठीक। अच्छा, अब उसने कहा कि अगर मान लीजिए इस सेल का जो आपने ये डायग्राम बनाया है इसको रिप्रेजेंट करना हो, IUPAC के अकॉर्डिंगली इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो आप कैसे दिखाएंगे? बिना चित्र बनाए आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए कि मेरे दिमाग में वो पूरा सेल बिल्कुल चमक जाए ऐसे। तो मैंने कहा देखिए IUPAC वालों ने बताया कि आप सबसे पहले डंडा खींच के सॉल्ट ब्रिज बना दीजिएगा, उसके दाएं तरफ कैथोड लिख दीजिएगा, बाएं तरफ एनोड लिख दीजिएगा और बगल में नॉट लिख दीजिएगा। कह रहा ठीक है, अब ये बताइए कैथोड कैसे लिखें? अब जरा समझना कैथोड कैसे लिखना है। पहले तो ये डंडा दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। राइट हैंड साइड में मुझे कैथोड लिखना था। चलिए कैथोड कौन सा है मेरा? देख के लग रहा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से कैथोड मेरा कॉपर का कंपार्टमेंट है। अब जब आप कैथोड लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैथोड वो जगह होती है जहां पर रिडक्शन होता है। अगर तुम्हें याद हो, कैथोड वो जगह थी जहां पर इलेक्ट्रोनेशन हो रहा था, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा था, यानी कैथोड पर रिडक्शन होता है। और जो एनोड था वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी एनोड मेरा ये हो गया जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक ऑब्लिक जिंक +2, ये हमारा ऑक्सीडेशन है। यानी जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। सारी दुनिया देख पा रही है इस बात को कि अगर जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो सर ये ऑक्सीडेशन, और अगर कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोनेशन है, एंड दिस इज हमारा रिडक्शन। यानी जो जिंक है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कैथोड है दैट इज एनोड, और जो कैथोड है वहां रिडक्शन हो रहा है, वो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा और ये करना है, ये जो आपने वर्टिकल लाइन यहां दिखाई, ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इज फेज बाउंड्री। ये फेज बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने कहा ये फेज बाउंड्री का क्या मतलब है? कह रहे हैं फेज बाउंड्री का ये मतलब है कि आप समझ रहे होंगे जो जिंक है वो पत्थर के फॉर्म में है और जो जिंक +2 है वो सोल्यूशन फेज में है। इसका मतलब ये हुआ जिंक एक का फेज सॉलिड है और जिंक +2 एक्वस फेज में है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग फेजेस को बिलोंग करते हैं, और जब दो अलग अलग फेजेस को एक दूसरे से जुदा करना हो तो आपको एक वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन जिसको आप फेज बाउंड्री कहते हैं, वो खींचनी पड़ती। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीन होता जिसमें दोनों लोग सेम फेज के होते,
तो ऐसे में आपको वर्टिकल लाइन ना खींचकर उनको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता। मतलब मान लीजिए ऐसा कोई सीन होता कि मेरे पास एक आदमी है सपोज क्रोमियम +3 और एक आदमी है क्रोमियम +6। अब ये क्रोमियम +3 जो है वो क्रोमियम +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एनोड होगा। अब अगर ये एनोड है तो इसमें क्रोमियम +3 और क्रोमियम +6 को सेपरेट करने के लिए आप वर्टिकल लाइन नहीं खींचेंगे। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, दोबारा इस बात को समझाऊंगा। लेकिन अगर दो ऐसे लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चाहे लेन हो चाहे देन हो, अगर उनके बीच में ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जिसमें दोनों लोग अलग अलग फेजेस को बिलोंग करते हैं, तो एक वर्टिकल लाइन खींच के उनको जुदा कर दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों लोगों के फेजेस सेम है तो उनको सिर्फ कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, वर्टिकल लाइन नहीं खींची जाएगी। बताओ समझे यहां तक? यस सर। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि जिंक और जिंक +2 में सर फेस का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने डंडा खींच दिया। कॉपर +2 और कॉपर में फेस का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर भी आपने डंडा खींच दिया। अब नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये कि जो आयन है उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको उसी आयन के बगल में या उसके नीचे उसी जगह मेंशन करनी पड़ेगी। जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है, वो आपको वही मेंशन करना पड़ेगा, और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है, ये आपको यही मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई गैस होती तो गैस का प्रेशर भी आपको यहीं पर उसके सामने या उसके नीचे मेंशन करना पड़ता। यानी IUPAC ने बिल्कुल साफ साफ बातें बता रखी। IUPAC कहती भाई देखिए, ऐसा किसी भी सेल को अगर आप लाइन एक अंग्रेजी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाइए। सॉल्ट ब्रिज के दाहिने तरफ आप अपना कैथोड रख दीजिए, बाईं तरफ अपना एनोड रख दीजिए। कैथोड पर रिडक्शन दिखा दीजिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखा दीजिए। अगर दो अलग अलग फेजेस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो वर्टिकल लाइन से, और अगर सेम फेजेस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो कॉमा से उनको सेपरेट कर दीजिए। जो आयंस आप यूज कर रहे हैं उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को आपको वही मेंशन करना पड़ेगा, या तो उनके सामने या उसके नीचे। अगर किसी गैस का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके प्रेशर को वही यूज करना पड़ेगा, या तो सामने या उसके नीचे। सब कुछ करने के बाद राइट हैंड साइड में उस सेल का E0 वैल्यू लिखकर आप एक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में यह देखने के लिए कि सब कुछ सही है, ये जरूर देख लेना, और ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें बता रहा हूं, ये लिखा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूं कि लास्ट में ये जरूर देख लेना कि इस एंड को और उस एंड पर एक मेटल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वरना कंडक्टेंस नहीं चल सकता, सेल नहीं चल सकता, कंडक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि मेटल का एंड अगर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। बात खत्म। यानी सेल का रिप्रेजेंट करने के बाद सेल का ये छोर और वो छोर, अगर उन दोनों छोरों पर कोई मेटल नहीं है तो आप समझ लीजिए आपने गलत लिख दिया, खेल खत्म। ये लास्ट में आपको देख लेना चाहिए। और वो तुम देख भी रहो, यहां पर कॉपर आ गया, वहां पर जिंक आ गया, तो हम समझ गए सर सब कुछ सही चल रहा है, सर यहां भी मेटल है वहां भी मेटल है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया। एंड दिस इज IUPAC नोटेशन ऑफ द सेल। IUPAC ने बहुत अच्छे तरीके से ये रिप्रेजेंट करके दिखाया। बल्कि तुम्हें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो आप सेल का चित्र बना सकते हैं। मतलब समझिए उल्टा कह रहे हैं, अगर ये लिख के दे दिया जाए तो आप ये बता सकते हैं अरे वाह सेल ऐसा। अभी मैं एक लिखता हूं, बना के देखता हूं तो तुम्हें और समझ में आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे नई बात तुम्हारे लिए अब निकल के आ रही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं है। मतलब IUPAC नोटेशन बहुत सीधा सा लग रहा है कि एनोड लिख दो, कैथोड लिख दो। काम की बात यह है कि, और इसको आगे के लिए हमेशा याद रखना है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला, कुछ भी हो, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, बात खत्म। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज होना और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो अगर आप देख रहे हैं कि सर कैथोड हमारा कॉपर है तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ऐसे, और जिंक +2 में कन्वर्ट होगा ऐसे। जहां तक रिएक्शंस का सवाल है वो भी लिखी जा सकती हैं। अगर मैं एनोड पर होने वाली रिएक्शन लिखूं जिसको आप एनोडिक रिएक्शन कह सकते हैं, तो तुम समझ रहे हो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जो एनोडिक रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी, जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप कैथोडिक रिएक्शन को देख पा रहे हो तो कैथोडिक रिएक्शन, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो कैथोडिक रिएक्शन दिखाई दे रही है, कॉपर +2 एक्वस वो इलेक्ट्रॉन्स को खाकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस, कैथोडिक एनोडिक रिएक्शंस को जोड़ दूं तो मेरी नेट इक्वेशन तैयार होगी, और उस नेट सेल इक्वेशन को मैं इस तरह से दिखाऊंगा, जिंक +2 प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस जिंक +2 एक्वस। बताओ यहां तक समझ पाए? दिस इज द नेट सेल इक्वेशन। यानी आप मुझे सेल की शक्ल दिखा दीजिए, मैं आपको एनोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन और उस नेट सेल की इक्वेशन लिख के दिखा सकता हूं। साथ ही साथ एक बात और सीख लूंगा तो मैं आपको इसी सेल का जो आपने रिप्रेजेंट करके दिखाया, इसी सेल का E0 वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अभी हम इस बारे में बात करते हैं। सर तो यहाँ पे जो ब्रिज में जो मान रहे हैं वो हम डिफॉल्ट KCL मान रहे हैं ना? हाँ, मतलब सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर कुछ नहीं, मतलब हमें वो लिखना नहीं है,
कुछ भी हो, सॉल्ट ब्रिज है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि अगर वो केसीएल है कि एनओसीएल, कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल रिएक्शन में वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। मुझे सिर्फ ये दिखाना है सॉल्ट ब्रिज आपने यूज किया है, बात खत्म। उसके अंदर केसीएल डाला नहीं डाला मुझे से हाँ, यहां पर जैसे तुम कहना चाह रहे हो अगर कि सर यहां पर तो केसीएल को लेने में कोई बुराई नहीं है, हाँ केसीएल को लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि केसीएल को लेने में बुराई जहां जहां होती है वो हमारी बात हो चुकी है। जब कभी एजी प्लस दिखाई दे, जब कभी एचजी प्लस दिखाई दे, दैट इज Hg22 प्लस, या जब कभी Hg2 प्लस दिखाई दे, या कभी टीएल प्लस दिखाई दे, या कभी पीबी2 प्लस दिखाई दे, वहां पर केसीएल का इस्तेमाल थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, अदरवाइज केसीएल बेस्ट आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। अब जो मुझे समझ में आ रहा है सर, इसमें ना एक दो बातें हैं, थोड़ा सा एक दो बार आप और लिख दोगे, एक आध सेल और बना के लिख दोगे तो और पक्का हो जाएगा। एक चीज जो थोड़ी सी नई सी लग रही है सर ना, वो ये वाली लग रही है, ये जो गड़बड़ है ना, ये हम समझ नहीं पा रहे। ये ई नॉट सेल ये कहां से आ गया? अच्छा हम बताते हैं कहां से आ गया। तुम्हें बताओ, कल यहां तक समझ में आया था कि जब कभी भी इस तरह की कोई हरकत की जाए तो इस असेंबली का अपना एक पोटेंशियल होता है जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा सकता है। यस सर। अच्छा यही चीज दूसरे वाले के साथ भी कर देंगे तो उसका भी अपना एक पोटेंशियल होगा। यस और सर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सेल तैयार हो जाएगा, यही वाली कहानी। तो उस सेल का अपना एक स्टैंडर्ड ईएमएफ है जो इन दोनों की मदद से निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेल के स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू की बात करता हूं तो ये जो ई नॉट सेल, ये लिखा भी है मैंने, तुम्हें लिख के दिखा भी दूंगा, मैं सिर्फ अपने लैंग्वेज में सब यूज कर रहा हूं अभी। तो ये जो सेल का ई नॉट है, वो ई नॉट निकालने का तरीका ये है, और इसको हमेशा हर बार यही करना पड़ेगा आपको कि जब कभी भी मुझे सेल का ई नॉट सेल निकालना हो तो उस ई नॉट सेल की वैल्यू होती है, इस पहले लैंग्वेज में लिख देता हूं, ई नॉट आरपी, अभी इसका मतलब समझते हैं, ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। बस एक फॉर्मूला याद करेंगे, किताबों में 4 फॉर्मूले लिखे जाते हैं और चारों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही 4 फॉर्मूले ऐसे हो जाते हैं, जैसे ई नॉट आरपी ऑफ एनोड की जगह लिख देते हैं प्लस ई नॉट ओपी ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऐसे तो सब प्लस माइनस करते करते 36 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि जब कभी भी आपको किसी भी सेल का ई नॉट कैलकुलेट करना हो तो आपको स्टैंडर्ड ई नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का चाहिए माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का चाहिए। अब जैसे जो अभी तुमने सेल बनाया था, जो मैंने अभी गोले बनाए थे, जो मैंने रिप्रेजेंट किया था, उस सेल का अगर ई नॉट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सा था, कॉपर था या जिंक था? कॉपर था। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जरा समझना अपने आप, क्या तुम देख पा रहे हो कि मैंने ये रिडक्शन लिखा है कॉपर +2 से कॉपर? यस सर। तो एंड दिस इज नॉट वैल्यू, सो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस। मुझे नहीं पता कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कहां से आया, वो अभी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन किताब में दिया जाएगा, वो रख देते हैं यहां पर, ठीक। माइनस एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो एनोड का भी कौन सा पोटेंशियल चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ये दिस विल बी ई नॉट जिंक +2 जिंक। ये वैल्यूज अगर मुझे दे दी जाए तो दोनों को माइनस करके मैं इस सेल का ई नॉट कैलकुलेट कर सकता हूं, बात खत्म। यानी किसी भी सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए उस सेल में जो 2 कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट, एक एनोडिक कंपार्टमेंट, उन दोनों कंपार्टमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स मुझे पता होने चाहिए। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मुझे सवाल में दिए जाएंगे, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उस सेल का ई नॉट कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करूंगा हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को। भले ही एनोड का ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन क्यों ना होता हो, लेकिन मुझे चाहिए उसका क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ समझे यहां तक? यस सर। अभी और एग्जांपल लेते हैं, जरा एक एग्जांपल से दूसरा एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ये दोनों दिया होता है, सारे वैल्यूज दिए जाएंगे, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना है। बल्कि एक टॉपिक ये है कि ये वैल्यूज दिए तो जाते हैं, लेकिन ये निकाले कैसे गए होंगे, तो उसके लिए हमें 5 मिनट का डिस्कशन करना होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके इनकी ई नॉट वैल्यूज निकाली जाती है, बस ये डिस्कशन करना होगा बस, लेकिन हमें याद नहीं करना, ये सवाल में गिवन होंगे। ओके सर। सर ई नॉट सेल को टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड।
नहीं सर, मतलब सेल वाले को भी, ई नॉट सेल को भी ई नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट। अच्छा, स्टैंडर्ड वर्ड से क्या लगता है तुम लोग को? जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा जो सेल है उसका ईएमएफ जो है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो 5 है, 5 वोल्ट, ऐसे, इससे तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा सेल जो है 5 वोल्ट के हिसाब से काम कर रहा है? नो सर। नो सर। सर वो वर्ड ही गलत है ना, आपने स्टैंडर्ड लगा दिया तो मुझे समझ में आ गया। 5 तो कर ही नहीं रहा सर, इसका वोल्टेज कुछ और है जो कि इसका एक्चुअल वोल्टेज होगा। 5 तो पता नहीं क्या सोच के आपने बोल दिया, समझ क्या सोच के बोला मैं बताऊंगा, बट ये समझ में आता है सर। अगर किसी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका मतलब है सर 5 वोल्ट का तो वो काम कर ही नहीं रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है। वो जो कर रहा है वो है जो एक्चुअल, यानी इस 5 की मदद से उसका एक्चुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेगा, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेगा जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, और वो नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके किया जाएगा, जो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम सब स्टैंडर्ड 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 वर्ड यूज कर रहे हैं। तुम्हारा ई नॉट, सेल का ई नॉट, इसका ई नॉट, हम सारी बातें ई नॉट को लेके कर रहे हैं, जबकि हमें पता है ई नॉट कुछ नहीं होता, जो असलियत है वो ई होती है। ई नॉट तो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो नजर ही नहीं आती। हम अभी बात करते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई है? तो जैसे मान लीजिए अब एक ऐसी सेल बना लेते हैं, इसको हटा दे भाई। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक माइनस, हाँ, दोनों के साइन का फर्क उल्टा। ठीक है सर। उसी तरह से तुम समझ लो ना, 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। यस सर। इसका भी ऑक्सीडेशन ले लो तो माइनस में आ गया, वो प्लस में आ गया, वो माइनस में आ गया, हम प्लस में आ गए, कभी तुम ऐसे करके 4 फॉर्मूले बनाए जाते। तो 4 क्या करने याद करके एक याद कर लेते हैं। दोनों लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल से स्टैंडर्ड वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर दो, आपको सेल का ई नॉट मिल जाएगा बस। जैसे मान लीजिए मैं एक सेल बनाता हूं, तुम अपने आप थोड़ा सा समझना। सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना और फिर ये बताना कि इसका ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा। ये सॉल्ट भी लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा देते हैं, इधर लगा देते हैं सिल्वर की रॉड, सिल्वर प्लस का सोल्यूशन, C1 कॉन्सेंट्रेशन, ये ऐसे ही ले लेते हैं कुछ भी, कॉपर की रॉड, कॉपर +2 का सोल्यूशन, C2 मोलर। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहला सवाल हो गया। रिप्रेजेंटेशन क्या है? दूसरा सवाल है मेरा, सेल की नेट रिएक्शन क्या है, सेल नेट रिएक्शन क्या है? और तीसरा सवाल है मेरा, सेल का ई नॉट सेल क्या है? और जो सेल का ई नॉट सेल है वो आपको निकालना है इसकी मदद से। ई नॉट ऑफ Ag/Ag प्लस इज A वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ कॉपर/कॉपर +2 इज इक्वल टू B वोल्ट। ये 2 सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको इनको यूज करके सेल का ई नॉट बताना है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, सेल की नेट रिएक्शन बतानी है। आपको सवाल में ये चित्र बना के दिया गया और तुम समझ रहे हो कि ऐसा कभी सवाल आता नहीं है, तो अब चित्र बना के थोड़ी ना देगा। हम तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी आए, तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, मैंने कहा भाई इस डायग्राम को देख के जरा बताइए क्या क्या। सोचो। अरे तुम ये तो समझ रहे होगे ना कि ये दिखाना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है। यस सर। क्योंकि सर फिर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं कैथोड कौन सा एनोड कौन सा। तो आपको क्योंकि रिप्रेजेंटेशन दिखाते वक्त सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में कैथोड को रखना है और उधर एनोड को रखना है, तो पता तो होना चाहिए कैथोड कौन सा एनोड कौन सा है। तो मैंने ये दिखाने के लिए ये एक एरो दिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स।
सर सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट यूज करना है वो भी मेंशन करना है? नहीं, कुछ नहीं, सॉल्ट ब्रिज से कोई लेना देना नहीं। हो गया सर। शाबाश, तो ये बड़ा आसान है एकदम। मैं अपने हिसाब से लिख देता हूं, तुम सब एक बार चेक कर लो। मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन में तो ज्यादा लोड नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में मुझे लगता है कि हमें ऐसे करके थोड़ा सा दिखा देना चाहिए, और साफ दिखाई दे रहा है कि कॉपर +2 जो है हमारा कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कंसंट्रेशन भी आपको C2 दे रखी है, तो आप इसको C2 मोलर लिख सकते हैं /Cu, और इधर भी आपका सिल्वर का इलेक्ट्रोड है जो कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व, तो ये Ag+ हो जाएगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C1 मोलर दे रखी है, तो ये भी ठीक है। तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है। बगल में मुझे इसका E0 लिखना पड़ेगा, तो E0 सेल लिखने के लिए मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लूंगा। तो और बाकी सेल का नेट रिएक्शन लिखना है, तो सेल का नेट रिएक्शन लिखोगे कैसे? तो कैथोडिक इक्वेशन दिखिए, रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, और जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, क्योंकि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है। Ag+ इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को जरूर बैलेंस कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेट सेल इक्वेशन में दिखाई नहीं देते। सो नेट इक्वेशन इज कॉपर +2 + 2Ag गिव्स 2Ag+ कॉपर। ये हमारी नेट सेल इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस सेल का जो E0 लिखना होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी कैसा होना चाहिए सेल का E0? सेल का E0 होना चाहिए E0 ऑफ कॉपर +2 कॉपर माइनस E0 ऑफ Ag+ Ag। E0 ऑफ कॉपर +2 कॉपर जो है, समझ लो बात को, -B होगा। क्लियर है? और Ag+ Ag -A होगा, तो दिस इज -B माइनस ऑफ -A, सो दिस इज A -B वोल्ट, यानी हमारा जो E0 आना चाहिए वो A - B वोल्ट आना चाहिए। एक बार चेक कर लो। कैथोड का रिडक्शन एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से माइनस करते हैं, इसके पीछे का कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। रिडक्शन, हमें तो सेल का E0 चाहिए था, तो हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को माइनस, दोनों पोटेंशियल्स को माइनस कर दिया, लेकिन वो दोनों पोटेंशियल फिर सिमिलर होने चाहिए। दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेने तो भी माइनस कर दो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लेने तो भी माइनस कर दो, दोनों सिमिलर होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं हो सकता मेरा रिडक्शन है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल। और इसलिए मैंने कहा एक फॉर्मूला याद करेंगे, इसमें ज्यादा फॉर्मूले याद ही नहीं करने, मुझे दोनों इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तुम्हें जो देना दे दो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मैं माइनस किसको करूंगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। भले ही एनोड पर ऑक्सीडेशन क्यों ना होता हो, भले ही सेल की रिएक्शन लिखते वक्त मैं एनोड पर ऑक्सीडेशन क्यों ना दिखाता हूं, लेकिन जब E0 निकालना होगा तो E0 निकालते वक्त मुझे दोनों लोगों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होंगे। क्लियर? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तो कैंसिल करना है, नेट सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। अगर सेल की नेट इक्वेशन लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे सेल की नेट इक्वेशन में। इंडिविजुअल इक्वेशंस में तो दिखेंगे, मतलब एनोडिक कैथोडिक इक्वेशन लिखोगे तो दिखेंगे। भाई ये ऊपर वाली है, ये कौन सी रिएक्शन है? कैथोडिक, ये कैथोडिक हो गई, और नीचे वाली कौन सी है? एनोडिक। तो इंडिविजुअल रिएक्शंस तुम्हें दिखाई देंगे, बट जब नेट की बात करोगे तो नेट में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते वक्त उनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो तुम सब जानते हो कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे किया, कुछ किया, इनको कैंसिल करके अपना जोड़ दे। और इन सब चीजों का यूज होगा, तुम जब देखोगे नेट इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं, इसको यूज करना पड़ेगा जब आप सेल का एक्चुअल ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। अभी तो आपने E0 लिख दिया, E0 का इससे कोई लेना देना ही नहीं कि क्या कर रहे हो। E0 तो आपने कोने में निकाल दिया, बस खत्म हो गया। जब तुम पढ़ोगे थोड़ा और आगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि E0 की मदद से और इस सेल की इक्वेशन की मदद से सेल का एक्चुअल ईएमएफ कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। तब तुम्हें समझ में आएगी बात। समझ में आई बात यहां तक? इसमें किसी को कुछ पूछना है? अथर्व त्रिखा समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया समझ। ठीक। आस्था? यस सर। ठीक। कुसुम? यस सर। शाबाश। यार एक बात समझ में नहीं आती, कल कुसुम के नाम से एक आदमी जवाब दे रहा था, मतलब लड़का जवाब दे रहा था, आज एक लड़की जवाब दे रही। चक्कर क्या है? सर वो हम दोनों सिबलिंग्स हैं, एक से क्लास में। ओ, वही मैं सोच रहा था, कल कुछ और बोल रहा था, कोई कुसुम था, जब कुछ पूछ रहे थे तो वो आवाज मोटी मोटी सी लग रही थी। तो तुम लोग एक साथ क्लास कर रहे हो? कहाँ के सेंटर से क्लास करते हो? सर नोएडा में। तुम नोएडा सेंटर के हो? यस सर। तो तुम लोग नोएडा सेंटर पे क्लास करने क्यों नहीं आते हो? मतलब अगर नोएडा सेंटर पे आ जाओ तुम लोग
नहीं सर। सर वो राजस्थान में। अच्छा, तुम लोग दूर रहते हो। यस। तो ऐसे लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नोएडा सेंटर के हैं जो घर से क्लास करते हैं, ऐसा है ना? सर नोएडा हाँ से सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर 4 ही बच्चे आते हैं सर। हाँ, तुम 4 ही आते हो, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं जो नोएडा सेंटर में एनरोल हुए थे, लेकिन वो घर से ही क्लास कर रहे हैं। यस सर। ये तो गलत बात है। हम तो सोच रहे थे हम नोएडा सेंटर से क्लास लिया करेंगे। हो सकता है ना वो नोएडा से दूर रहते हो। हाँ, ये हो सकता है नोएडा से दूर रहते हो। सर आज हाँ, मैं अब करूंगा भाई इसमें। हम लोग ने सोचा भी यही है कि आप कुछ सेंटर पे जाकर क्लास सेंटर से भी लेंगे, तो नोएडा सेंटर में भी जाके नोएडा से क्लास ली जाएगी। तो देखते हैं। तो बहरहाल ये समझ में आ गया भाई। तो ये एक आइडिया लग गया हमें कि अगर आपने सेल का रिप्रेजेंटेशन हमसे पूछा है तो हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन सेल का रिप्रेजेंटेशन देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, क्या कंसेंट्रेशन है, वगैरह वगैरह। अब इसमें सारा जो खेल आने वाला है वो ये आने वाला है कि सेल का ई नॉट सर मैं निकाल लूंगा, आप मुझे ये दोनों लोगों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दीजिए, मतलब आपको जो देना दे दीजिए, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब है आपने क्या दे रखा है, मुझे चाहिए जो है वो मैं लिख दूंगा। मुझे दोनों लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएंगे कैसे ना कैसे, तो मैं आपको सेल का ई नॉट निकाल के दे दूंगा। दूसरी बात, सेल की इक्वेशन लिख के दे दूंगा। तीसरी बात, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दूंगा। अब काम की बात ये आती है कि सर ये बताइए, ये जो ई नॉट वैल्यूज हैं, ये ई नॉट वैल्यूज आए कहां से आपके पास, ये कहां से ले आया? तो मैंने कहा ये तो पेपर में दिए गए थे, हमने नोट कर लिए, बस हमने दे दिया, ऐसे माइनस कर दिया, खत्म हो गया। तो ये ई नॉट वैल्यूज, सेल के ई नॉट वैल्यूज या स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने के लिए भी एक तरीका निकाला गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना ये असंभव है, क्योंकि एब्सोल्यूट वे में उसका ई नॉट वैल्यू कितना ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आप रिलेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी एक आदमी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को 0 मान लिया जाए और उस आदमी को किसी एक आदमी के साथ जोड़ दिया जाए, उस आदमी के साथ जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली सिर्फ उसी की वजह से होगा क्योंकि इसका तो 0 मान रखा, इसका 0 माना है नहीं। बात समझ लो कि नहीं? यानी आपको जब कभी भी किसी एक इलेक्ट्रोड का, चाहे वो इस इलेक्ट्रोड की बात करें चाहे वो इस इलेक्ट्रोड की बात करें, तुम लोग समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है आधा सेल, जिसको हाफ सेल भी कहा जाता है। तो अगर आप इस हाफ सेल की बात करें या इस हाफ सेल की बात करें, किसी भी आधे डंडे की, आधे इलेक्ट्रोड की बात, आधे सेल की बात करें या इलेक्ट्रोड की बात करें, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी एक आदमी का सहारा लेना पड़ता है, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक नई सी छोटी सी बात आ रही है कि ये तो ठीक है कि सर ये आपने ई नॉट वैल्यूज किताब में दे रखी थी, आपने नोट कर ली, ये वैल्यू किताब में कहां से आई, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आप यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स किसी ने कैसे कैलकुलेट किए होंगे, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस कैलकुलेशन में जो इन्वॉल्व है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में एक छोटी सी बात कर लेता हूं। ये सब जो वही जो अभी हम बात कर रहे थे सब लिखा हुआ, तुम बाद में देख लेना इसको। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके बारे में छोटी सी बात करनी है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस को उसके H+ कंसंट्रेशन के अंदर डालें, दिस इज H+ कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर दी गई है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm दिया गया है। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है हाइड्रोजन गैस को आपने H+ के अंदर पास किया सपोज, तो एक तरफ से हाइड्रोजन गैस है, नीचे H+ की कॉन्सेंट्रेशन है। कल भी हमारी बात हुई थी, दो तरह की बातचीत हो सकती है, या तो H2 H+ में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या H+ इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो या तो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स प्लैटिनम के ऊपर इकट्ठे होकर बाहर निकल जाएंगे, और हमने बात की थी प्लैटिनम से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो असेंबली आपके सामने दिखाई गई है इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी असेंबली है जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 अज्यूम किया गया है, होता नहीं है, अज्यूम, क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं। तो मैंने ये मान लिया कि तुम्हारा 0 है, बस बात खत्म। और तुम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm है और तुम्हारे अंदर पड़े हुए एसिड के H+ कंसंट्रेशन भी 1 मोलर। अगर मैं यहीं पर 1 मोलर की जगह 0.1 मोलर लिख दूं तो तुम सिर्फ ही बन जाओगे शी से। बताओ समझे कि नहीं? अब तुम स्टैंडर्ड नहीं रहोगे, अब तुम सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाने जाओगे, और अब तुम्हारा पोटेंशियल 0 नहीं होगा क्योंकि 0 माना किसको गया है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को। हर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 नहीं होता। मेरी बात तुम लोग समझ रहे हो क्या कह रहे हैं?
यस सर। यानी मैंने एक रेफरेंस तैयार कर लिया, मैंने एक रेफरेंस तैयार करा है जिसको आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया कैसे? 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस यूज की, 1H+ कंसंट्रेशन को यूज किया, इस असेंबली को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दिया क्योंकि दोनों लोग 1 ATM और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है। तो दिस असेंबली इज नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अजम्पशन ये है कि मैं इस असेंबली का स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 मान लेता हूं। बात खत्म। अब क्या करना है? अब अगर आपने इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ इस हाफ सेल को किसी भी हाफ सेल के साथ अगर जोड़ा जाए तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी ऊपर, बात समझ रहे हो, एक ये जैसे ये बात कर रहे हैं, यानी आपने इस इलेक्ट्रोड को जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आपने उसको मान लीजिए जिंक के डंडे के साथ जोड़ दिया। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? मेरा जिंक इलेक्ट्रोड। और जिंक इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है, ये देख रहे हैं आप, 1 मोलर कंसंट्रेशन। यस सर। इसका मतलब ये हुआ जिंक की रॉड को जिंक +2 में डिप किया 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर, तो दिस इज स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज 0। तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आने वाली है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, जो भी रीडिंग आने वाली है, वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। यस सर। और वो डिफरेंस में ये तो 0 है, तो जो भी रीडिंग आ रही है वो इनडायरेक्टली किसकी है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक आदमी के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को 0 मान लिया गया है और उसके रेफरेंस में मैंने सब लोगों को उसके साथ जोड़ जोड़ के पोटेंशियल नापे हैं, और वो पोटेंशियल मैंने उसका निकाला, ये आया, उसका निकाला, ये आया, इसका निकाला। उस पोटेंशियल डिफरेंस में इसका भी रोल है, लेकिन ये तो 0 मान रखा है। तो इसका मतलब जो भी पोटेंशियल निकल के आएंगे वो सारे पोटेंशियल इसके निकल के आएंगे जो भी आप उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो यानी अगर मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड को आपने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा तो इस जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग निकल के आएगी वो इन दोनों के वोल्टेज डिफरेंस की वजह से निकल के आएगी। इसका वोल्टेज तुमने 0 मान रखा है, तो जो भी रीडिंग निकल के आएगी वो इनडायरेक्टली जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही होगा। इस तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स को जोड़कर शी के साथ आप वोल्ट मीटर की रीडिंग नापते चले जाते हैं और आपको हर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिलता चला जाता है। और इन पोटेंशियल्स को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे तो एक सीरीज तैयार होती है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। अभी हम उस बारे में बात करेंगे। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत सीरीज बात कर रहे हैं, तुम ज्यादा टेक्निकली सोचने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि टेक्निकल है भी नहीं। टेक्निकल सिर्फ इतना है कि सर करंट वरेंट ना लग जाए बस, समझ, और इसमें कोई टेक्निकल नहीं लगता, बिल्कुल सीधी सी कहानी है। एक आदमी को 0 मान लिया गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आपने 0 माना है लेकिन 0 होता नहीं, तो इस तरह से तो सारे सेल्स के ईएमएफ गलत निकल के आते होंगे। फिर भाई तो माना है आपने, एक्चुअल ईएमएफ तो सारे सेल के गलत निकल के आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के सेल बनाया जाता है उन दोनों में वो एरर्स हैं। तुम अब थोड़ी सी अकल लगाओ तो शायद समझोगे बात। मतलब जैसे ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल निकाला, इसका पोटेंशियल आया 5 और 5 गलत है क्योंकि इसको 0 मान के ही 5 आया। बात समझ रहे हो? इसको 0 मान के 5 आया, ये 5 गलत है। चलिए ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अगर यहीं पर कॉपर लगा देते तो कॉपर का आंसर मान लो 10 आता, वो भी गलत आता क्योंकि 0 मान के निकाला है। यानी कॉपर के आंसर में भी गलती है ये वाली, और जिंक के आंसर में भी गलती है ये वाली। अब दोनों के अंदर एक गलती है, बात ठीक है कि नहीं? अब उन दोनों गलतियों को यूज करके सेल का ईएमएफ जब निकालोगे तो माइनस करोगे, दिस माइनस दिस, याद है स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल। जब माइनस करोगे तो गलतियां माइनस हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? क्या कह रहे हैं? यस सर। तो गलती माइनस हो जाएगी सर। इसका मतलब वो आंसर सेल का सही आएगा सर, ये भले ही गलत हो लेकिन सेल का ईएमएफ सही आएगा। मुझे सेल के ईएमएफ से मतलब कुछ क्लैरिटी, कुछ समझ पा रहे हो बात को? मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 ATM और H+ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को 0 अज्यूम किया जाता है, होता नहीं है, 0 मान लिया जाता है। अब 0 मानने से इसके साथ इसे शी बोल देते हैं, इस शी के साथ दुनिया भर के लोगों को जोड़ते चले जाते हैं, मस्त वोल्टमीटर में रीडिंग निकालते रहते हैं और वो रीडिंग इसके पोटेंशियल को देती चली जाती है। तुम आओ बाहर निकलो, तुम आओ बाहर निकलो, तुम आओ बाहर निकलो। इस तरह से बढ़िया एक सीरीज तैयार हो जाती है। हर आदमी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तैयार हो जाता है, लेकिन वो सारी वैल्यूज गलत होती है। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे तो सेल का ईएमएफ से मतलब होता है, और सेल का जब स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हो तो कैथोड माइनस से नोट करते हो, दोनों में गलतियां हैं, ये तो गलत है। जब दोनों गलतियों को माइनस करते हैं तो गलती माइनस हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी गलतियां भले ही हो लेकिन सेल का ईएमएफ सही आता। तुम लोग वाली बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब है मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, इस आदमी को रेफरेंस मानने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके ईएमएफ को 0 अज्यूम किया जाता है। इन दोनों को जोड़कर वोल्ट मीटर में आने वाले वोल्टेज डिफरेंस को नाप लिया जाता है, और ये वोल्टेज डिफरेंस क्योंकि ये 0 है
तो जो भी वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो साहब की वजह से आएगा। तो इस तरह से साहब का वोल्टेज स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता चल जाता है। इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर किसी और साहब को जोड़ देते हैं, उसका निकाल के बाहर कर देते हैं, फिर किसी और को जोड़ देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। इस तरह से सारे इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स नापे जा सकते हैं और नापने के बाद उनको एक सीरीज में अरेंज किया जा सकता है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। सर यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन? अब गलत लिखी है तो क्या बताएं, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक तुमको थोड़ा सा सोचना बात को, ई नॉट का क्या मतलब होगा? जैसे मान लीजिए मेरे नहीं, ई नॉट का सेल का ई नॉट मतलब सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ, और सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ तभी निकल के आता है जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो। यस सर। अब अगर सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं होगा, वो सेल का ईएमएफ होगा, और वो उसका एक्चुअल ईएमएफ होगा जो ई नॉट की मदद से ही निकाला जाएगा। मतलब यहां पर इन्होंने लिख तो दिया है कि ई नॉट जो है वो कैथोड माइनस एनोड करके निकाला जाता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस। ये एक्चुअली ई नॉट सेल के लिए नहीं कह रहा है, ये सेल के ईएमएफ के लिए कह रहा है, जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल, सेल का एक्चुअल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सेल काम करेगा, वरना सेल आपका काम नहीं करेगा। अगर आपको सेल की कंसंट्रेशंस या इन कैटायंस एनायंस की कंसंट्रेशंस गिवन नहीं है तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि सेल का जो ई नॉट वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम इस बारे में बात करेंगे तो तुम्हें ये वाली बात थोड़ी सी और ज्यादा समझ में आएगी कि हम ई नॉट सेल को कंसीडर करते हैं या ई सेल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ई नॉट इज वर्चुअल। ई नॉट सेल मतलब अब तुम भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो, हम भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हैं, फिर कैथोड में से एनोड को माइनस करके ई नॉट निकालेंगे, जबकि पता क्या चल रहा है कि हम दोनों स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है ही नहीं। तो ऐसे में सेल का जो ईएमएफ होगा वो एक्चुअल ईएमएफ होगा, वो पॉजिटिव होना जरूरी है फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी बात करते हैं इस बारे में। सर इस सेटअप में अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज? सर अभी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वोल्टमीटर में, रिडक्शन? अब ये तो माइनस करके जो भी वोल्टमीटर में रीडिंग आ रही है रिडक्शन पोटेंशियल्स ही कैलकुलेट किए जा रहे हैं। सारे लोग के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए गए और सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया गया, और जैसे आप उसको अरेंज करेंगे आपकी एक सीरीज तैयार हो जाएगी। सर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वोल्ट मीटर का जो हम ई नॉट सेल मतलब जो हमें वैल्यू मिलेगी हम उसको माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? नहीं, देखो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई वो तो अपने आप ही पता चलेगी तुम्हें, मतलब वोल्टेज तो हमें पता चल गई। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम इक्वेशन में वो जो हमें वैल्यू मिली है वोल्ट मीटर से वो हम पॉजिटिव डालें या नेगेटिव डालें? नहीं, वो वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव ही तुम्हें पता चलेगी। वो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा। हाँ, वो क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि वो प्लस है या माइनस, हमें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है। अब वो सवाल में पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रहा है, वो तो क्वेश्चन में खुद ही प्रोवाइड कर देगा, और करने के बाद ये सीक्वेंस पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर देगा, हम उसे चेक नहीं कर रहे हैं, वो हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ओके सर। और सर अभी पीछे वाली स्लाइड में वो हाइड्रोजन शी के नीचे वो दो रिएक्शंस लिखी हुई थी कैथोड और एनोड की। वो तो ये मान के कि अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लीजिए कैथोड की तरह कभी बिहेव करेगा तो रिडक्शन होगा फिर। यस सर। तो फिर ये वाली इक्वेशन चलेगी, ये वाली नीचे वाली। और कभी ये शी जो है हमारी, या ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर कभी एनोड की तरह बिहेव करेगा तो उस टाइम पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये वाली इक्वेशन चलेगी। अभी मैं बना के दिखा देता हूँ, अभी एक सेल बना लेता हूँ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। सर ये आपका कभी से क्या मतलब है? कभी मतलब हमें सेल का ईएमएफ पॉजिटिव चाहिए। एक से अभी बताता हूँ, मैं एक सेल बनाता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। इसको हटा दे पहले। यस ठीक, अब जरा एक सेकंड रुको। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं एक सेल बना रहा हूं, तुम अपने आप समझ लेना कि भाई क्या करना चाहिए हमें। ये सेल है, अब तुम अपने आप समझना कि करना क्या है इसमें। ये सेल ले लेते हैं, ये हो गया H+ C1 मोलर, और ये हो गया H2, ये हो गया प्लैटिनम, और ये हो गया कॉपर ऑब्लिक कॉपर +2 C2 मोलर। E0 of copper +2 ऑब्लिक कॉपर is equal to 0.34 volt. Find out the E0 cell and cell reaction. जैसे ये, तो
अब खुद देख लेते हैं क्या क्या करना है। अब एक चीज हमें समझ में आ रही है कि सर सेल रिएक्शन लिखते वक्त आपको कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना। तो अब तुम ये बताओ यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड पर बन रहा है या एनोड का है? कैथोड है, तो रिडक्शन देना पड़ेगा, तो हमें यहाँ रिडक्शन करना पड़ेगा। तो वही मैंने वहां लिख रखा था कि अगर आप उसको रिडक्शन देख रहे हैं, उसको रिडक्शन एंड बना रहे हैं, कैथोड बना रहे हैं, तो आपको उसके रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और रिडक्शन की इक्वेशन क्या है? 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। और ये कैथोड की, और एनोड पर क्या होगा फिर? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसा होगा? कॉपर गिव्स कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड हो गया। और इन दोनों को जोड़कर आप सेल की नेट इक्वेशन लिख देंगे, 2H++ कॉपर गिव्स कॉपर 2++ H2। ये हमारी नेट सेल इक्वेशन तैयार हो गई। अब जहां तक सवाल है E0 का, तो E0 तो दुनिया जानती है। सेल का जो E0 सेल होगा वो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर। और हम सब जानते हैं ये शी है, शी का स्टैंडर्ड वैल्यू तो 0 होता है। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपने क्या दिया? अरे आपने तो रिडक्शन ही दे रखा है, तो ये माइनस में 0.34 वोल्ट इज द सेल E0। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था अभी तक, हालांकि कैसे निकलेगा ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये जो सेल का E0 निकल के आ रहा है, ये वो वैल्यू है जो सेल का EMF नहीं है। ये वो वैल्यू है जो स्टैंडर्ड वैल्यूज को माइनस करके निकाला गया है। तुम बताओ क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है? नो सर। C1 मोलर दे रखा है ना, ये 1 मोलर होना चाहिए था ना सर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं है। अच्छा, क्या कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है? नो सर। क्या ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड? सर जब दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं है तो सेल का E0 निकाल के फायदा क्या है? आपने निकाल तो लिया है, बट सेल इतना वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सेल का एक एक्चुअल वर्क होगा, जो एक्चुअल EMF होगा, इन दोनों को यूज करके निकाला जाएगा। वो कैसे निकलता है वो अलग बात। तो मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना कि भाई ये E0 की जो वैल्यू आ रही है सर, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सेल काम नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं काम करेगा यार? सेल का EMF जो होगा वो निकालो ना, ये E0 क्यों निकाल रहे हो? अब कैसे समझाएं तुम्हें? सेल अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो सेल का जो EMF होगा वो स्टैंडर्ड EMF नहीं होगा ना। मतलब अगर आप दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, तो जो सेल वर्क करेगा वो किस बेसिस पे करेगा? सेल कहेगा देखिए ये सिचुएशन है हमारी, हम इतना EMF प्रोड्यूस करेंगे, बस जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा वर्क, बात खत्म। लेकिन आप कह रहे हैं रुको रुको, तुम्हारी सिचुएशन कैसी कैसी? हम तुम्हारा E0 निकाल रहे हैं, ये आ गया E0। E0 का इनकी कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। ये क्या बात होती है यार? इनकी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करते रहो, E0 वैल्यू तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। तो इसका मतलब सेल का तो सर वर्क हमेशा फिक्स होता है। आप इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, सेल का E0 तो हमेशा ये निकल के आएगा। यानी सेल का वर्क हमेशा फिक्स होता ना। सेल का वर्क वो होता है जो सेल की शक्ल करती है। ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे सेल का वर्क कितना है। वो वर्क कितना होगा या वो कितना EMF प्रोड्यूस करेगा, उसको निकालने के लिए आपको E0 की मदद लेनी पड़ती है, बस। दिस इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। बट the actual EMF of the cell will be decided by the concentration values जो आपको कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट में दी गई। वो कैसे निकलती है जो कि एक्चुअल है वो डिसाइड करना है। अब तुम बताओ, अभी मैंने एक लाइन लिखी थी जिस अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर E0 पॉजिटिव होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं E0 अगर नेगेटिव भी है लेकिन सेल का एक्चुअल EMF पॉजिटिव है तो सेल काम कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो मुझे एक्चुअल EMF से मतलब है, मुझे तुम्हारे E0 से मतलब नहीं, बात खत्म। तो E0 पॉजिटिव आ रहा है, E0 नेगेटिव आ रहा है, मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है तब तो उसके E0 को पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो उसके EMF को पॉजिटिव होना चाहिए। उसका E0 कैसा है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अगर कोई आपको ये सेल बना के दे दे और आपसे पूछे कि भाई ये बताइए ये जो सेल है ये कितना EMF प्रोड्यूस कर रहा है, कितना EMF दे रहा है, कितना काम कर रहा है, और आप आंसर लिख के आ रही है, तो गलत है ना सर। ये कैसे आंसर आ सकता है? ये तो वो वैल्यूज हैं जब आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होते तो सेल क्या करता। वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो सेल जो करेगा वो बताओ। वो ये नहीं है, वो अलग बात है कि वो जो करेगा वो इसकी मदद से ही निकाला जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट वो कुछ और होगा, वो निकाला कैसे जाएगा उसमें आपकी क्या हेल्प होगी वो अलग बात, बट वो क्या होगा वो ये नहीं होगा, ये कंफर्म। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। सर मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही सेल नहीं काम करेगा। बिल्कुल, मतलब अब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर ये दोनों होते 1 मोलर तो फिर ये सेल बेकार है। सर ये आपने गलत बना दिया, आप ऐसा करिए इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, यानी आप सेल की पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। जिसको कैथोड बनाया था उसको एनोड बना दीजिए, जिसको एनोड बनाया तो कैथोड बना दीजिए, तो यहां प्लस आ जाएगा। सर बताओ समझे कि नहीं?
यस सर। और प्लस आते सेल अब सेल आपका काम करेगा सर। यानी अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है तो सेल का जो ई नॉट है दैट विल बी द एक्चुअल वर्क वो प्रोड्यूस कर रहा है, बात खत्म। इट शुड बी पॉजिटिव, तभी वो वर्क प्रोड्यूस करेगा, तभी सेल काम करेगा। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो ये क्या निकाल के बैठे हैं आप, ये तो ई नॉट है सर, ई नॉट इज स्टैंडर्ड और आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है ही नहीं, तो मुझे आपसे क्या मतलब आप क्या निकल के आते। आप अपना असलियत बताइए, वो असलियत इसकी मदद से ही निकाली जाती है, लेकिन वो कुछ और होती है, उसको पॉजिटिव होना जरूरी होता है, इसको पॉजिटिव होना जरूरी नहीं, ये कह रहा हूं। सर हाँ सर, अगर अपन उनको अलग भी कर देंगे H+ और Cu2+ को, तो अपने डायग्राम में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। अपन ने केवल बर्तन घुमाए तो एक्सचेंज ही तो किया है। हाँ सर। यार हमने एक सेकंड हम नहीं समझे, तुमने क्या पलट दिया, क्या कह रहे हो? सर जैसे आपने कहा कि H+ को उधर लिख देंगे और Cu+2 को इधर लिख देंगे। ये नहीं कहा हमने कहा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड एनोड बनाओ और कॉपर के इलेक्ट्रोड को, ये कह रहा हूं मैं। यस सर, सर वही मतलब तो फिर तो ये प्लस में आ जाएगा ना सर, लेकिन अपन उनको एनोड वाले को कैथोड में बनाएंगे कैसे? अरे पोलैरिटी बदल देंगे सर। पोलैरिटी कैसे? ये अपने आप ही बन गया ना, मतलब अगर मैं इन दोनों को बर्तनों को जोड़ दूं ऐसे, ठीक, और बर्तनों को जोड़ने के बाद बोलूं बताइए आपका, और दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन बताइए आपका ईएमएफ कितना है, तो अपने आप ही प्लस में 0.34 आएगा। वो तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, और रिप्रेजेंट करने के बाद तुम क्या बोलो, अरे सर गलत कर दिया आपने कैथोड गलत बना दिया। सर कैथोड उधर करिए, एनोड को उधर करिए, बात समझो। मतलब अपन तो आयु बैग गलत कर दिया, हम ये बता पाएंगे। हाँ, मतलब जो होना है वो अपने आप होगा। आप तो अगर मैं आपसे ये पूछता, ये बताइए एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये, दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कैथोड कौन सा बनेगा, एनोड कौन सा बनेगा? ये बढ़िया सवाल हो गया सर। सर एक काम करते हैं, इसको कैथोड बना लेते हैं, इसको एनोड बना लेते हैं। अब इसका ई नॉट निकालते हैं, वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपने सही बनाया है, और अगर वो निगेटिव आया तो सर गलती हो गई। इसको एनोड बनाइए, इसको कैथोड बनाइए, हो गया खत्म। तुम बात समझ लो, यानी मैं ये रिप्रेजेंट करके अगर आपको दे दूं तो इसका मतलब मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो तुमने सही फिक्स किया है, और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप कह दीजिएगा कि भैया जो तुमने सेल बनाया गलत बनाया है। सेल ऐसा होगा ही नहीं, कैथोड जिसको तुम कहते हो वो एनोड रहा होगा, और जिसको तुम एनोड कहते हो वो कैथोड रहा होगा। सेल यही रहा होगा, समझो तुमने बनाया गलत। सर टेंडेंसी बदलने आई। हाँ, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे दो लोग आपस में बात करेंगे तो एक कहेगा मेरा एसपी ज्यादा, दूसरा कहेगा मेरा ओपी ज्यादा, ये तो बात करेंगे ना। बात करते कहेंगे ऐसा है, एक काम करते हैं हम ये बन जाते हैं, तुम ये बन जाते हो, ताकि ई नॉट पॉजिटिव आ जाए, खत्म हो गई बात। अब तुमने जबरदस्ती अगर ये हरकत कर दी, और इस हरकत को करने के बाद तुम्हारा ई नॉट अगर नेगेटिव आ गया, तो तुम क्या जवाब दोगे? अरे यार गलती हो गई सर, हमने गलत आदमी को कैथोड समझ लिया, एक्चुअली कैथोड हो रहा होगा, एनोड हो रहा होगा, खत्म हो गया। यानी ये भी एक ऑब्जेक्टिव तैयार होता है कि ये बताइए क्या ये सेल का जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? तो आप कहेंगे रुक जाइए, अभी मैं ई नॉट चेक करता हूं, अगर ई नॉट पॉजिटिव आ गया तो आपका रिप्रेजेंटेशन सही मानूंगा, अदरवाइज आपके रिप्रेजेंटेशन को गलत समझ जाऊंगा और मैं सही रिप्रेजेंटेशन आपको लिख के दे दूंगा। बताओ समझे इस बात को? यस सर। एंड सर अपनी ट्रू वैल्यू आई नहीं तो अपन इसको ई नॉट क्यों बोल रहे हैं? ई नॉट तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए बोलते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड ही वैल्यू को, हमने तो स्टैंडर्ड ही निकाली है। इन दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज करके आपने सेल का ई नॉट निकाल लिया। इस सेल का जो ईएम है, मैंने ई नॉट ही तो पूछा है, ई नहीं पूछा है, ई इज एक्चुअल, वो तुम नहीं निकाल पाओगे अभी। अगर मैं तुमसे पूछता कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ बस, तो तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें आती ही नहीं ई सेल निकालना, वो तुम्हें सिखाया नहीं गया अभी। तो ई सेल कैसे निकलता है वो अलग बात, बट ई नॉट सेल मैंने सीख लिया सर। दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो ना हो, भाड़ में जाए, मैं उनके दोनों ई नॉट माइनस कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। हालांकि वो एक्चुअल ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स मेरे स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हैं तो वही सेल का ईएमएफ है, वही सेल का ई नॉट है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो सर ई नॉट तो अलग चीज होती है, एक्चुअली ई होती है, और वो एक्चुअल वैल्यू ई नॉट की हेल्प से निकाली जाती है। सर तो यहाँ पे मोल कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे तो है नहीं ना वो। नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो ई नॉट नहीं होगा। अच्छा, अगर वो कंसंट्रेशन वो नहीं होती तो ईएमएफ को ई नॉट नहीं बोलते उसको, तो ई नॉट की जगह ई बोलते, बस ई, और वो ई इस ई नॉट की मदद से निकालना पड़ता बाद में। ओके सर मतलब अगर और कोई क्वेश्चन भी है उसमें हाँ, नेगेटिव आ रहा है ई नॉट, तो मतलब वो पॉजिटिव होगा रियल आंसर। कैसे बताएं, एक सेकंड रुको सर, रुको बे।
जैसे ये कैलकुलेट द ई नॉट वैल्यू ऑफ द सेल मेड ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स। बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हो? तुम्हें मैंने बताया कैथोड कौन सा है? यस सर। कैसे बता दिया भाई? ऑक्सीडेशन। अरे तो यार ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, हो सकता है कैथोड हो या एनोड हो। मैंने क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, बस नहीं समझे? नॉट सेल निकाल, मैंने सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया और मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। रिडक्शन दिख रहा है ना, ये +7। यस सर। ये रिडक्शन हो गया और ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी आपने एक ऑक्सीडेशन दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है। चलिए ठीक है, मुझे नहीं पता कैथोड कौन सा एनोड कौन सा है। अब आंसर कैसे निकालोगे? अरे सर मैं नहीं जानता, किसी एक को कैथोड बना लेंगे, किसी एक को एनोड बना लेते हैं। चलो कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं सर, ऐसी की तैसी। ये लीजिए सर, इधर बना देते हैं MnO4। सर हमें अज्यूम करने की जरूरत क्या है? हमको तो पता है ना कि ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वो हमेशा एनोड ही होता है। हाँ सर। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ? सर ये वाला कह रहा हूं, ये वाला। हाँ सर। तो तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ये थोड़ी ना बताया कि मेरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यार तुम लोग गजब है। हाँ सर ठीक है। सर एक्चुअली वो साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ था। हाँ सर, ब्रैकेट में हो रही थी कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। अच्छा ये कह रहा हूं, नहीं तो ये छोड़ो, मतलब ये सब छोड़ो, हो तो ऑक्सीडेशन ही, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है इनके हिसाब से। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, एंड दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे नहीं पता कैथोड कौन सा एनोड कौन सा है, तो मैंने आंख बंद करके एक को कैथोड ले लिया, एक को एनोड ले लेते हैं। ये एनोड ले लिया, अब पता नहीं मैंने सही लिया या गलत लिया है। कैसे पता चलेगा तुमने ये सही लिया गलत लिया? मैं इसका ई नॉट निकालता हूं। इस सेल का जो ई नॉट आएगा वो आएगा ई नॉट, अब जरा समझना, ई नॉट ऑफ MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn माइनस ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ये बात समझते हो कि नहीं? मेन चीज ये है सीखने की, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो और पता नहीं काम की चीजें सीख भी रहे हो कि नहीं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मुझे एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, बात समझे? यस सर। जरा माइनस कर लेते हैं, कितना है KMnO4 का? अरे यार ये तो सही हो गया लग रहा है, 1.51 माइनस इसका कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? -0.8। दिस इज ऑक्सीडेशन, तो +0.8, +0.8 को माइनस कर देंगे, दिस इज 0.8। कितना आ जाएगा? पॉइंट, यार ये तो सही आ गया, मतलब 0.71। कितना आ रहा है ये? 0.7। ये तो सही आ गया, मतलब हम सोच रहे तो उल्टा हो रहा है। अब ये बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझसे सेल का ई नॉट कैलकुलेट करवाते हैं तो मुझे पॉजिटिव ही आंसर देना है, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों खुद ही बात करके अपना आंसर ई नॉट पॉजिटिव देते हैं। कुछ समझे यहां तक? ये सवाल ऐसे समझ में आ गया? आप देखो यही सवाल किसी और तरह से पूछते हैं, सेम सवाल एकदम। ये दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं, ठीक। अब वो कह रहा है ये बताइए क्या ये सेल मेरा सही है? वो कह रहा भाई साहब ऐसा ये सेल बनाया मैंने, तुम समझ गया ना, मैंने ऐसे छोटा सा बना दिया ये सेल। ये बताइए ये सेल मैंने सही बनाया? ये सेल वर्क करेगा? तो मैंने कहा अभी सर मुझे क्या पता करेगा कि नहीं, मैं इसका ई नॉट निकाल के देख लूंगा, अगर ई नॉट पॉजिटिव आ गया तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर ये क्या बात होती है? आप तो कह रहे थे ई नॉट से कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे कंसेंट्रेशन तो गिवन नहीं है इनकी, तो मैं यही अज्यूम कर लेता हूं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है तो जब इसका ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे तो वो तुम समझ ही रहे हो, Ag का कैथोड वाली यानी -0.8 माइनस 1.51 से निकाला जाएगा। सही कर रहे हैं क्या यार? एक बार देखना। हाँ सर सही। MnO4 का भी माइनस में, वहां ये ठीक, तो इसको सॉल्व करके ये माइनस में आएगा। अरे ये सर गलत हो गया, आपने तो सेल गलत बना दिया। क्यों? क्योंकि सर इसका ई नॉट तो नेगेटिव आ रहा है। तो अच्छा गलती हो गई तो एक काम करते हैं, फिर ये गलत हो गया और सही क्या होगा? सही हो जाएगा, यहां MnO4 आ जाएगा। नाउ दिस इज योर सही सेल Ag/Ag, क्योंकि इसका जो ई नॉट होगा वो पॉजिटिव। कुछ समझ भी पा रहे हो कि नहीं क्या कह रहे हैं? यानी मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास दो ई नॉट वैल्यूज हैं, आपसे बोला जा रहा है इन दोनों को जोड़कर मैं एक सेल तैयार करना चाहता हूं, बताइए कैसे बनेगा ये सेल? कैसे बनेगा? सर इनको जोड़िए, किसी एक को कैथोड ले लीजिए, किसी एक को एनोड, किसी को भी कुछ भी ले लीजिए और ई नॉट निकालिए। अगर ई नॉट पॉजिटिव आ गया तो आपने सही से सेल बनाया, अगर आपने ई नॉट गलत नेगेटिव आ गया तो आपने गलत सेल बनाया, पोलैरिटी बदल दीजिए। कुछ समझ आया? 0.8 प्लस का आएगा ना? क्या बेटा? सर यहाँ पे 0.8 प्लस का आएगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो। यहाँ पर हाँ यार मैंने गलत कर दिया, प्लस में है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा ना? यस सर। हाँ ठीक ठीक।
यानी सर? तुम समझो। हाँ सर जो हम गलत मतलब नेगेटिव वाला ई नॉट सेल निकालेंगे और जो सही वाला आएगा वो दोनों एक दूसरे के साइन का इंटरचेंज ही होगा ना? यही लग रहा है, दोनों का साइन का इंटरचेंज होगा बस, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ भी मुझे लग रहा है 0.77 में माइनस में ही आएगा बस। हाँ सर वही आ रहा है। सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्चुअल में तो वो हमेशा वर्क करेगा, चाहे हम किसी को भी आनोट ले लें, किसी को क्या ले लें, बस हमारा रिप्रेजेंटेशन चेक हाँ करना है। बिल्कुल, मतलब वो तो सेल है, मतलब सेल हमारे कहने पे नहीं कर रहा है काम कि हाँ। भाई भैया आप प्लीज काम कर दीजिए, प्लीज काम कर दीजिए। वो कहेगा भैया ऐसा है, करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। वो तो सारी चीजें कॉपी पर हो रही हैं। अब बताइए हमने सही लिखा, अब बताइए काम करेगा, अगर बताइए ऐसा हो तो ईएमएफ क्या आएगा। समझ, आपने फिक्स कर दिया कॉपी पर कि आपका सेल ये है, बस बात खत्म, ये है सेल। आप बताइए काम करेगा कि नहीं, तो हमने कहा भाई नहीं करेगा। बस हम रिप्रेजेंटेशन चेक कर रहे हम हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देंगे। अदरवाइज अगर तुमने सेल के डब्बों को जोड़ा है आपस में प्रैक्टिकली, तो हाँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो खुद ही कहेंगे भैया मैं कैथोड, तुम एनोड, आंसर प्लस। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। वो खुद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर कॉपी पर रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो तुम चेक करो कि तुमने सही किया कि गलत किया, बस ये कहानी चल रही है। जैसे एक सेकंड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बस एक सेकंड रुकना जरा, अगर वो मिल गया तो यही देखो जरा। चेक द फॉलोइंग सेल इज फीजिबल और नॉट। अब उसने कह दिया भैया ऐसा हमें नहीं पता, क्या मैंने बना दिया ये सेल, अब तुम देख लो काम करेगा कि नहीं। समझ लो ना मेरा सवाल? अब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इन दोनों कंपार्टमेंट्स को अलग अलग करके जोड़ता तो ये मेरे कहने से काम करता? अरे भाई ये करेगा ही करेगा, खुद ही डिसाइड कर लेगा कि मैं कैथोड तुम एनोड। वो कह रहे हैं तुम कुछ डिसाइड करो, मुझे मतलब नहीं है, मैंने ये डिसाइड किया। बताओ मैंने सही डिसाइड किया है कि नहीं? कैसे डिसाइड करेंगे? कैथोड में से एनोड माइनस करके देख लो, पॉजिटिव आया तो ठीक, नहीं तो उल्टा कर दो। नहीं समझे? समझ गया सर। समझ गया। बस अब कैथोड, हाँ लास्ट क्वेश्चन सर फिजिबल है। एक से इसको खत्म करके फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार जो तुम कह रहे थे, ये देखो इसमें क्या करेंगे। अगर ये आपने चित्र बना दिया सेल के बारे में, आपने खुद ही बोल दिया मुझे कि भैया ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड कॉपर हो गया, एनोड सिल्वर हो गया। तो अब आप अगर इस सेल का ई नॉट सेल निकालते हैं तो वो कैसे बनेगा? कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही होना चाहिए सेल का ई नॉट। यस सर। अच्छा, अब कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या मुझे दे रखा है? अरे नहीं सर, ये तो आपने ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये प्लस में 0.34 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, फिर माइनस करेंगे, हमें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अरे सर ये तो आपने ऑक्सीडेशन दे रखा है, यानी वो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला फिर से माइनस में हो जाएगा। बताओ सही कर रहे हैं? यस सर। ये वैल्यू, अरे सर ये तो गलत कर दिया, ये तो नेगेटिव आ रहा है। ओहो सर गड़बड़ कर रहे हैं, इसको कैथोड मत बनाइए, इसको एनोड बना लीजिएगा, इसको कैथोड। अब आपका सेल काम करेगा। अगर मैंने कहीं गलती की नहीं है तो एक बार देख लो भाई। सर नहीं, नेगेटिव सही है, पॉजिटिव आ जाएगा सर। कुछ गलत हो रहा है? सर -0 सर हाँ, माइनस सही है, पॉइंट सही है सर। एक बार देख लो, ये हो गया प्लस में, है ना, और प्लस वाला माइनस के साथ सही कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो उसका सवाल क्या है? चेक करो कि सब अच्छा है, कहीं अच्छा नहीं है, तुम्हारा नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो कहना फिर अच्छा कैसे करें? हमने कहा वो तो कर चुके, उनको जो करना है वो कर लेंगे, तुम्हें अगर अच्छा करना है तो इस पोलैरिटी को बदलो। पोलैरिटी को बदलो मतलब जिसको एनोड कह रहे थे उसको कैथोड बना दो, और जिसको कैथोड कह रहे थे उसको एनोड बना दो। यानी हमारा कॉपर का मामला जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉपर ऑब्लिक कॉपर +2, ये बनेगा मेरा एनोड, और Ag प्लस ऑब्लिक Ag ये बनेगा मेरा कैथोड। नाउ दिस सेल वर्क्स, दिस इज फीजिबल। बताओ समझे? यस सर। सेम होते हैं ना? नहीं समझ में आया, आवाज फिर से बोलो। सर स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो ई नॉट होता है और जो ईएमएफ होता है सेल का, वो दोनों सेम होते हैं? नहीं, सेल का स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर सेल है तो जो उसका ई नॉट है वही उसका ईएमएफ, वही उसका ई। लेकिन अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो ई नॉट तो एक वर्चुअल सी वैल्यू हो जाएगी, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज को माइनस करके निकाल लिया जाएगा। लेकिन सेल का जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा वो आपको निकालना पड़ेगा ई नॉट की हेल्प से, वो हमें सीखना है, वो अभी हमने नहीं सीखा। सर हाँ ये साइन चेंज कैसे किए सर? ये साइन नहीं आया। साइन चेंज, देखो तुम समझो बात को, मैं कई बार बता चुका हूं, तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम मेरी दो एक बातें याद तो करो। पहले मैंने क्या याद करने के लिए बोला है कि जब कभी भी सेल का ई नॉट निकालना हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला यूज करना है। पहले तो ये याद कर लो, वो समझ में आ गया सर। जैसे ठीक है। माइनस जैसे सॉरी मतलब -0.34 को +34 में कैसे कन्वर्ट? तो कहां समझे फिर? तुम कह रहे हो हम समझ गए, गजब आदमी हो। ये बताओ तुम्हें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा आते हैं कैथोड पे। कैथोड कौन सा है तुम्हारा इन दोनों में?
सर CU कॉपर वाला। चलिए कॉपर पे आते हैं। क्या कॉपर का ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है? क्या ये रिडक्शन होता है कॉपर से कॉपर +2? नो सर, ऑक्सीडेशन। तो फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए इसको माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा। यस सर। तो इसका मतलब हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तुमने दे रखा ऑक्सीडेशन, तो मैंने इसको प्लस में लग दिया, आ गया रिडक्शन। ये देखिए, ये सही है ये? यस सर। ठीक है। अच्छा इधर आते हैं, ये सिल्वर का ऑक्सीडेशन है। अरे सर क्या बदतमीजी कर रहा है, मुझे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो इसका मतलब माइनस प्लस में हो जाएगा। यस सर। तो ये +0.8 हो जाएगा, तो माइनस कर रहे हैं +0.8, तो ये सही तो कर रहे हैं, समझो बात को। समझ गए सर। समझ गए? तो इससे आंसर आ जाए। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मामला समझदारी का नहीं है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक। अरे बाप रे, आयुष कुमार ने 5 मैसेज डाल दिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या हमेशा हर सेल वर्किंग होगा, क्योंकि आपने बोला उसके सही लिखने से ही ये में पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ आयुष, तो अब पता नहीं कैसा सवाल, हर सेल वर्किंग होगा क्या मतलब क्या हुआ? सेल को कभी भी लगाओगे टॉर्च जल जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है। हर सेल वर्किंग होगा मतलब अगर वो सेल वर्क कर सकता होगा तो वो करेगा वर्क, समझो बात। यानी 2 कंपार्टमेंट जब आप बना के जोड़ेंगे तो उन दोनों कंपार्टमेंट से जो नेट ईएमएफ बनेगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर सेल के एनोडिक कैनोडिक कैथोडिक कंपार्टमेंट्स को आपने फिक्स कर रखा है तो E0 वैल्यू या ई वैल्यू को पॉजिटिव आना चाहिए। ओके सर। तो चलो भाई आज इतना ही करते हैं। हाँ बोलो सर। इस टाइप का जो आपने अभी पहला क्वेश्चन कराया था, उसमें जो आपने हाइड्रोजन लिया था, H+ से H2 वाला लिया था, एक पहला क्वेश्चन कराया था सर, तो उसमें पीटी भी लिया था आपने, तो उसका कुछ रोल है? नहीं नहीं नहीं, रोल है। अब तुम समझ ही नहीं पाए इसका मतलब। तुमने, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया, अभी अभी आज क्या बताया? हाँ सर, वो मैं समझ गया कि उसका टर्मिनल मेटालिक हाँ होने चाहिए कि नहीं? टर्मिनल मेटालिक हाँ सर, होना तो चाहिए। प्लैटिनम तो चाहिए। दूसरा प्लैटिनम कर क्या रहा है सर? एक नल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स के हाँ। कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, बस खत्म। अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स को लाने ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने पीटी लगाया। अगर आप पीटी नहीं लगाते हैं तो वो सेल काम नहीं करेगा आपका। बिल्कुल फर्जी रिप्रेजेंटेशन है, आईयूपीएसी वाले घर आ जाएंगे तुम्हारे, समझो बात को। वो यही कहेंगे ये कैसे चक्कर है यार, साला बिना बिना मेटालिक टर्मिनल के तुमने करंट पास कर दिया। तो इसका मतलब प्लैटिनम जो लगाया गया है दैट वाज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, नल इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए या अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर लाने के लिए आपको एक मेटल तो चाहिए, तो मैंने प्लैटिनम लगा दिया। ठीक है सर। सर चलो फिर आज जब इतना ही पिछले करते वाला क्वेश्चन किया था MN वाला क्वेश्चन में हमें MN+7 से MN+2 दे रखा था। हाँ हाँ। और आपने यूज करा MN+7 से MN0 है, तो हमने गलत कर दिया क्या? एक बार रुको, क्या कह रहे हो? +7 से +2 दे रखा है सर क्वेश्चन में। अबे तो ये +2 है भाई, हमने कौन सी रिएक्शन? मेटल कैसे? मेटल कौन सा? कहा था ना कि आपने हमें सर बताया था ना कि हाँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये, हाँ तो ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको दिखाते हो, मतलब अगर तुम ये कहो कि सर इसका सेल का डायग्राम बना के दिखाइए, तो ये ऐसा बना। कैथोड कौन सा हुआ? ये सही है ना ये वाला? यस सर। हाँ तो यदि कैथोड वो हो गया तो ये ऐसे बना लेते, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। एनोड पर सिल्वर को लटकाया सिल्वर प्लस के अंदर, तो ये तो आसान है, ये तो हम समझ ही गए। सिल्वर को लटकाया सिल्वर प्लस के अंदर, चलिए ठीक है। और जो कैथोड है, अभी हम बताते जरा, कैथोड है उसमें MnO4- आयन है और साथ में Mn+2 आयंस है, यही हो रहा ना? MnO4- और Mn+2 दोनों ही है ना ये आयंस? लेकिन सर ये क्या चक्कर है, ये खेलकूद तो अंदर ही चलेगा सर। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो अंदर होता रहेगा, वो अंदर से बाहर कैसे आएंगे? तो सर एक इनर्ट इलेक्ट्रॉन लटकाया गया होगा, वो आपने लिखा नहीं है इसमें, वो होगा वो पक्का। ये सीन है, बताओ समझे? तो अगर सही रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो फिर आप ऐसे दिखाइए, जैसे अगर मैंने ये Mn+2/PT ये दिखाना, और बल्कि ये भी गलत दिखा रहा हूं मैं, ये कॉमा में आना चाहिए, समझ रहे हो ना बात? हाँ सर। ये कॉमा में आ जाना है, बस ये हो, ये ऐसे MnO4- लाइन PT। लाइन क्यों लगा दी? लाइन इसलिए लगा दी क्योंकि एक सॉलिड फेज और एक फेज डिफरेंस आ गया, समझ गए ना? चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर नोट्स डलवा देना। सर बाहर करने